जो भी चीज़ हमने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाई थी तो उनका थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि क्या क्या है। आप हल्का सा बता दो फिर आगे पढ़ेंगे। रेड डाटा बुक कब आई थी पहली बार चर्चाओं में? 63 में, ठीक है। बाकी पिंक पेजों पे क्या होता है, ग्रीन पेजों पे क्या होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जेनेवा प्रोटोकॉल हुआ था 25 में। और इसको तोड़ा किसने था पहली बार? जापान ने। जापान को बोला था नहीं करना नहीं करना, जापान ने उल्टे काम फिर भी कर ही दिए। और इसी उल्टे कामों की सजा भुगती भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। वहां पे बम गिर गए थे। कौन कौन से बम थे? बैटमैन और लिटिल बॉय, है ना, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। वियना प्रोटोकॉल कब हुआ था? 85 में। वियना प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोनों एक ही के लिए थे। क्या था वो? ओजोन लेयर को बचाने के लिए। और ओजोन संरक्षण डे मनाया जाता है 16 सितंबर, क्योंकि 16 सितंबर 87 को ही हुआ था, है ना। और 1 जनवरी 1990 में लागू हो गया था, ये आपको बताया था, ठीक है। टोरंटो प्रोटोकॉल क्यों था? टोरंटो प्रोटोकॉल CO2 के लिए। CO2 में कटौती करनी पड़ेगी आपको, टोरंटो प्रोटोकॉल इसलिए था, ये ध्यान रखना। पहली बार अर्थ सम्मेलन हुआ था, अर्थ समिट, 1992 में। और कहाँ हुआ था ये? रियो डी जेनेरो। असलियत में आप देखोगे कि अर्थ समिट भी प्लस 20 साल बाद हुई थी। स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था उसके 20 साल बाद। और इसके 20 साल बाद दोबारा हुआ था द फ्यूचर वी वांट। क्वेश्चन आएगा द फ्यूचर वी वांट का मुद्दा कब आया चर्चाओं में? तो कब आया? 2012 में, ठीक है। और जब फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उस समय क्या चर्चाओं में आया था? एजेंडा 21, है ना। याद है आपको ये बात है? आपको करना ही पड़ेगा याद, और कोई ऑप्शन ही कहाँ है हमारे पास, ठीक है। जितनी बातें लिख रहा हूँ वो सारी बातें याद हो जानी चाहिए आप लोगों को, जो भी पता है। हम कॉप सम्मेलन करंट अफेयर में खूब पढ़ते हैं। तो कॉप सम्मेलन पहली बार हुआ ही कब थे? 95 में, ठीक है। अभी भी कुछ चल रहा होगा, COP 25, 27, 28 कुछ ना कुछ जरूर चल रहा होगा। COP 1, COP 2 और कॉप सम्मेलन किसके लिए होते हैं? जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड। ये बात बोली गई थी कि हर साल मिलना पड़ेगा और जलवायु परिवर्तन पे बात करनी पड़ेगी। कॉप ठीक ठाक इंपॉर्टेंट होता है, पेपरों में करंट अफेयर में भी पूछा जाता है। बट आपसे पूछा जाएगा पहली बार कॉप सम्मेलन कब हुआ था, आप उसे भी आराम से डील कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने पढ़ा होगा, हमने इससे पहले वाली क्लास में एक चीज ये भी देखी थी कि हिंदी के सारे अवार्ड्स एक सामने लिखे थे। हमारे पास हिंदी सिलेबस साहित्य में 15-20 लेखक है। उन लेखकों में से सबको तो अवार्ड मिले नहीं है, बट जिस जिसको अवार्ड मिला था वो सारे अवार्ड हमने एक सामने लिखे थे। एक एक करके जवाब देंगे। सबसे पहले अविनाश भाई बताएगा कि राजेश जोशी को कब अवार्ड मिला था। राजेश जोशी को 2002 में मिला था। कौन से अवार्ड के लिए मिला था? दो पंक्तियों के बीच में। राजेश में भी आर रा के जैसे 2002 में भी दो। बुक का नाम भी उसका दो है, तो आराम से वो याद हो जाता है ना। हिमांशु भाई बताएगा कि विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए किसको कब कब अवार्ड मिला था। एक बुक थी विकलांग श्रद्धा का दौर, हरिशंकर परिसाई को मिला था। और 1982 में मिला था, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना। भावना मैम बताएगी कि जब हमने यूएन पढ़ा था तो यूएन में सबसे ज्यादा वीटो पावर कौन यूज कर रहा था? मैक्सिमम टाइम वीटो पावर किसने यूज करी थी? रूस ने। और सबसे पहले किसने करी थी? अमेरिका ने करी थी। ये वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो हमने लास्ट हफ्ते में पढ़ा है, तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए हमने क्या पढ़ा। नहीं तो हर हफ्ते आ रहे हो लिख के चले जा रहे हो, फिर फायदे क्या है? मैं हमेशा से बोल रहा हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन भी जब तक हम याद नहीं करेंगे नौकरी नहीं लगेगी। नोट्स तो सबने बना दिया है, सबने कॉपियां भर दी है, पर मुद्दा ये है कि याद किसी ने नहीं किया है। नौकरी उसी की लगने वाली है जो याद करेगा। और क्या पढ़ा हमने इससे पहले भाई? कुछ खास नहीं पढ़ा। बसंती बिष्ट को कब मिला पद्मश्री, जो जागर गायिका है? 2017। अब बसंती देवी अलग है, वो समाज सेवी है ना, ये ध्यान रखना। परिमार्जन सिंह ने की शतरंज कब मिला था? 2010 को, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना। आज बहुत देर में आ रहे हो तुम। देर हो गई, चलो अच्छी बात है। देर होना भी जरूरी है नहीं कभी कभी। रोज जल्दी आ जाएगा तो फिर। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा पेड़ किस चीज के हैं? चीड़ के। बी पीडीओ के पेपर में भी आया था और नई वन रिपोर्ट में भी सबसे ज्यादा पेड़ इसी के हैं, ठीक है। टॉप 4 पेड़ याद करना है, चीड़, बांज, साल, बुरांस। चलो ठीक है, क्या पूछना, तुम लोगों को याद है ये सारी चीजें। हमारा वोट देने का अधिकार कौन सा आर्टिकल में? 326 में, 326। आपने बोलना है ऐसी कुमाऊं की कौन सी बोली है जिसमें नेपाली भाषा के शब्द देखने के लिए मिलते हैं? अस्कोटी, ठीक है। ये कल परसों पेपर में भी आया था, सौर्याली, सीरियाली, अस्कोटी, कुमैया, है ना। अब कुमैया कहाँ बोली जा रही है? काली कुमाऊं क्षेत्र में, है ना। काफी अच्छा क्वेश्चन आ गया। देखो कुमैया है तो कुमाऊं तो है ही है, मगर क्वेश्चन ये आ रहा है कि कुमैया बोली कहाँ बोली जा रही है, तो काली कुमाऊं क्षेत्र में। और काली कुमाऊं का शेर किसे कह रहे थे? बहुत सही जवाब दिया। कुमाऊनी बोली का मूल क्या है? संस्कृत ले, ले भाई। अच्छा,
कुमाऊनी बोली का मूल क्या था? संस्कृत। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान। कि कुमाऊनी बोली किसके निकट थी? और कुमाऊनी बोली सबसे ज्यादा, एक और पॉइंट था, प्रभावित किससे है? तो खड़ी बोली से। तीन अलग अलग प्रश्न आते हैं ना, तो इन पॉइंटों को याद। कल वाली क्लास या हमने जो पिछले हफ्ते पढ़ा था वो हल्का फुल्का आप लोगों को याद है, और याद होना भी चाहिए भाई। ठीक है, हिमांशु को नहीं है याद, बाकी तो सबको याद है। ठीक है। विकलांग सरदा का दौर किसका है, याद हो गया? किसका है? कब हुआ था जन्म उसका? 1922-23 के अप्रोक्स में हुआ था ना। कंफर्म नहीं था ना, ऐसा 22-23 बोल लेते ना, उसके लिए कहीं पे आ जाता है। उनके जन्मों के बारे में नहीं है वाकई में, सच में अच्छी जानकारी। जैसे खासकर एक और है, वो निराला जी है। निराला जी का जन्म तो कोई 96 बोलता है, कोई 97 बोलता है, गूगल अलग बोल देता है ना, किताबों में अलग अलग। तो नहीं है वाकई में इनकी जानकारी। बट परसों के पेपर में तो जन्म के साथ उन्होंने मृत्यु भी पूछ ली, तो वो बड़ा अपने आप में एक बवंडर वाली चीज है। पहले जन्म याद नहीं हो रही लेखकों के, अब उनके मृत्यु भी याद करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो। अब क्लास को शुरू करते हैं, और क्लास में क्या पढ़ेंगे हम देखेंगे। लास्ट टाइम हमने उत्तराखंड में क्या पढ़ा होगा? ठीक है, हम उत्तराखंड में भी कोई टॉपिक पढ़ नहीं रहे हैं ऐसे। हम उत्तराखंड में कुछ मिससेलेनियस टॉपिक पढ़ रहे हैं, कि जो जो बातें हमें पता होनी चाहिए थी कि क्या क्या और क्या क्या नहीं है। ठीक है, और उत्तराखंड के छोटे छोटे टॉपिकों को हम पढ़ रहे थे। और आज ऐसे ही एक उत्तराखंड के और टॉपिक पे बात करते हैं, जो टॉपिक हमने इससे पहले पढ़ा नहीं था। मतलब इससे पहले तो पढ़ाया था, पर काफी पहले पढ़ाया था। आप लोगों को शायद नहीं पढ़ाया, क्योंकि आप में से काफी बच्चे नए आ रखे हैं। तो उस टॉपिक का नाम है, छोटा सा टॉपिक होगा, 2 दिन या 3 दिन ये टॉपिक चलेगा, क्योंकि जो मैं नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा आपको, कम से कम 3 क्लासेस इसमें आएंगे। और उसका नाम होगा उत्तराखंड की शौर्य व्यवस्था या शौर्य शासन। ठीक है, शौर्य का मतलब होता है, इसमें हम आर्मी के बारे में पढ़ेंगे। और शौर्य व्यवस्था में, या उत्तराखंड का जो शौर्य शासन है, इसमें मैं कुमाऊं रेजिमेंट के बारे में और गढ़वाल रेजिमेंट के बारे में पढ़ना है। और जब हम कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट पढ़ लेंगे, तो उसके बाद आपको ये भी पढ़ना पड़ता है उत्तराखंड में सैन्य छावनियां कितनी है। सैन्य छावनियों से क्वेश्चन खूब बनते हैं, कि चक्राता छावनी कब बनी, आर्मी ने रहना कब शुरू किया, नैनीताल छावनी कब बनी, बंगाल सैंपर्स कब बनी। तो आपको ये छावनी भी पढ़नी पड़ेगी। तो एक क्लास में हम, मेरे को लगता है, कुमाऊं रेजिमेंट को कंप्लीट करेंगे, एक में गढ़वाल रेजिमेंट को। और एक क्लास आएगी जहाँ पे हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? छावनियां। छावनियों के साथ साथ हमें RIM से भी पढ़ना पड़ेगा, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री स्कूल आती जो। एक देहरादून में और है, प्रेमनगर में, क्या है उनका नाम? IMA। तो IMA के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, वो भी क्वेश्चन आ चुका है। 10 अक्टूबर आता है, 1 अक्टूबर आता है, उसका भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी डेट है। कितने प्रधानमंत्री वहां आज तक शिरकत कर चुके हैं, कितने राष्ट्रपति शिरकत कर चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो जो भी है हम आगे देखेंगे शौर्य में। तो फिलहाल हम क्या देखेंगे? कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, और उत्तराखंड में जो आर्मी की छावनियां है, टेंट बोर्ड है, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, शायद मैंने आप लोगों को पढ़ाया नहीं है। और आजकल मैं आपको उत्तराखंड में ऐसी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ कि जो छोटे छोटे टॉपिक हो और एक ही दिन में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ऐसा लाइन से तो कुछ पढ़ा भी नहीं रहा हूँ आजकल, क्योंकि ऑलमोस्ट हम उत्तराखंड का कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो बीच में चीजें बच रही है, यही करा रहा हूँ। ठीक है। और एक और टॉपिक आता है, ये मैंने कभी कराया नहीं है, उत्तराखंड के महान व्यक्तित्व। ये तो मैंने कभी पढ़ा है नहीं है। अगर आप लोगों को लगेगा कि वो उचित है, सिनेरियो है, तो मैं करा दूंगा आपको। महान व्यक्तित्व में से पुराने वाले जो महान व्यक्तित्व थे, वो तो पूछे भी नहीं जा रहे हैं। पर ये जो नए नए हैं, कि कौन कौन सा खेल खेल रहा है, लगातार 2-3 पेपरों में आ गया है। जैसे परिमार्जन सिंह नेगी, इससे पहले आपके पेपर में स्नेहा राणा पूछी गई थी, वंदना कटारिया जी आई थी, है ना। तो ये जो नए नए स्पोर्ट्स पर्सन आए हैं, इनके बारे में खूब पूछ लिया जा रहा है कि कौन किस खेल से संबंधित है। तो हल्का फुल्का स्पोर्ट्स वाली पर्सनैलिटी तो हमको याद होनी चाहिए, कि कौन किस खेल से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन मिलान के लिए ठीक ठाक लेवल पे आ रहे हैं। तो मे भी आने वाली क्लासेस में मैं आपको वो भी कराऊंगा, क्योंकि मैं अभी तो लाइन से कुछ पढ़ा ही नहीं रहा हूँ। तो मिस सेलिनस टॉपिक हम कर रहे हैं उत्तराखंड के। ठीक है। तो ऐसे कोई भी टॉपिक रैंडमली लाके मैं आपको पढ़ा दूंगा। ओके। आज हेडिंग डालेंगे सौर्य प्रशासन, ये सौर्य शासन। सौर्य क्या डालना, आपको कुमाऊं रेजिमेंट हेडिंग डालना। ठीक है। सबसे पहले जो बात करेंगे हम, वो हम कुमाऊं रेजिमेंट की बात करेंगे। कुमाऊं रेजिमेंट के बारे में हम क्या पढ़ सकते हैं, क्या क्या बात हमें पता होनी चाहिए, वो हम चीजों को देखेंगे। सेम गढ़वाल राइफल, गढ़वाल रेजिमेंट के बारे में भी, और उसके बाद आगे। संजय भाई से बंद कर दीजिएगा आप। प्रॉपर अब तो कोई नहीं आएगा ना, सारे आ गए लगभग। बस बस इतना ही रहने दे। ठीक है, चलो। अब इसकी कहानी सुन लीजिएगा पहले। आप पढ़ोगे तब, पहले थोड़ा बहुत आप सुन लेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएगी। कुमाऊं रेजिमेंट वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेजिमेंट है, आप लोगों को ये बात पता भी होनी चाहिए। और कुमाऊं रेजिमेंट का अगर आप हिस्ट्री देखोगे, तो जब आजाद भी नहीं हुआ था देश, 1900 नहीं, 1800 नहीं, 1700 से उनका इतिहास चलते हुए आ रहा है। और हम लिखेंगे भी कि 1700 के टाइम पे ही कुमाऊं रेजिमेंट के कुछ फौजियों से मिलाकर साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में एक ब्रिगेड
ब्रिगेड बनी थी जिसका नाम था एलिचपुर ब्रिगेड। वहां से कुमाऊं रेजिमेंट का सीनेरियो शुरू होता है। सामान्यतः तो हम बोल देते कि 1945 और 1948, कि 1945 को बनी थी आगरा में, 48 में कहाँ की थी, रानीखेत कुमाऊं में। बट इसका इतिहास अगर हम देखेंगे तो ये 1700 से चलते हुए आता है, फिर 1800, फिर 1900, कैसे कैसे बनाया था इसको देखेंगे। ठीक है। पहले वन लाइनर क्वेश्चन कि जो कुमाऊं रेजिमेंट बनी कब, ऐसे क्वेश्चन बनते तो पहले वो वाला पॉइंट हम लिख लेंगे, और उसके बाद में तुम्हें कुमाऊं रेजिमेंट का इतिहास बताऊंगा कि कैसे कैसे बना है। इसके लिए एक डेट नहीं आती, बहुत सारी डेट आएगी और आपको लाइन से लिखना पड़ेगा। पहले 1700 की डेट, फिर 1800 की डेट, फिर 1917 की डेट, है ना। और इस पे डाक टिकट भी जारी हुए हैं। क्यों डाक टिकट दो दो बार जारी हुए, किस किस सिनेरियो में जारी हुए, आज आपको सारी बातें समझ में आएगी। बिलीव करो, जब क्लास एंड होगी तो आपको सारी चीजें क्लास में याद हो चुकी होंगी, बस जितना जितना बोलूंगा उतना उतना जरूर लिख लेना। पहले पॉइंट आपको लिखना है कुमाऊं रेजिमेंट। ठीक है। 27 अक्टूबर 1945 को तो कुमाऊं रेजिमेंट नाम पड़ा था। नॉर्मल हम पढ़ते तो यही पढ़ते 27 अक्टूबर 1945, तो आप उतनी बातें लिखिएगा, इससे ज्यादा आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग का जो पॉइंट है कुमाऊं रेजिमेंट का, हम क्या बोल रहे, कब बना, 27 अक्टूबर, और 27 अक्टूबर कब भाई, 1945। और कुमाऊं रेजिमेंट का जो गठन हुआ था कुमाऊं रेजिमेंट नाम से, वो कहाँ पे हुआ था, आगरा में हुआ था। फिर हम एक डेट देखते हैं, और डेट देखते हैं हम, डेट तो आती नहीं है पर मई 1948 देखते हैं। अब मई 1948 में कुमाऊं रेजिमेंट का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ आ गया था भाई, रानी खेत में आ गया था। ये पॉइंट हमको देखने के लिए मिलता है। अब वर्तमान में भी कुमाऊं रेजिमेंट का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, रानी खेत में ही, यहीं पे इनका ट्रेनिंग सेंटर भी होता है। यहाँ तक कि इनके साथ नागा रेजिमेंट का ट्रेनिंग सेंटर भी यही है। नागा रेजिमेंट भी यहीं पे रेज हो रही है। और यहाँ पे नागा की नागा 1, नागा 2 ऐसी रेजिमेंट भी है। एक हमारा स्टूडेंट भी था, वो हमारे गांव साइड का ही है। आजकल छुट्टी भी आया और आजकल उसने मिलना भी है मुझसे, कल ही उसका फोन भी आया था। तो भी सेकंड नागा में ही है। ठीक है, जितेंद्र नेगी है उसका नाम। तो इन यहाँ पे नागा रेजिमेंट भी रेज हो रही है, बट फिलहाल के लिए रानी खेत में कुमाऊं रेजिमेंट का हेडक्वार्टर है। और कुमाऊं रेजिमेंट बनी कब, 27 अक्टूबर 1945 को, कहाँ पे बनी, आगरा में बनी। और रानी खेत आई तो कब आई, ये बातें हमने बता दी। बट मैं कह रहा हूँ कि हमको ये बात पता होनी चाहिए कि कुमाऊं रेजिमेंट का इतिहास क्या रहा। आपको मैंने मिडिएवल हिस्ट्री पढ़ाई थी। मिडिएवल हिस्ट्री में हमने देखा था बरार, बीदर, गोलकुंडा, अहमदनगर, ये सारे नामों से आप परिचित हैं। तो सबसे पहले बरार की नवाब, बरार, बीदर, गोलकुंडा, अहमदनगर, ये सारी चीजें हमने सुना है ना। तो सबसे पहले साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में एक नवाब आता है सामने जिसका नाम है बरार के नवाब। तो बरार के नवाब ही अपने लिए एक फौज तैयार करते हैं, और उसका नाम पड़ता है एलिचपुर ब्रिगेड। एलिचपुर ब्रिगेड, दक्षिण भारत में, बरार के नवाब। और बरार के नवाब का भी नाम पूछ लिया जाएगा तो आपने बोलना सलावत खान। कहानी सुनिएगा। मॉडर्न रूप से अगर हम देखते हैं, आधुनिक रूप से, तो कुमाऊं रेजिमेंट जो नाम मिला वो 27 अक्टूबर 1945 को दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। उस समय तो आजाद नहीं हुए ना। और आजादी के तुरंत बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ लेके आ गए हैं, रानीखेत। क्योंकि इसमें कुमाऊनी के लड़के, कुमाऊनी के योद्धा ज्यादा थे, तो बोलो कुमाऊं में इसका हेडक्वार्टर होना चाहिए, आगरा में क्या करना है इसके हेडक्वार्टर का, तो कुमाऊं लेके आ गए थे। मगर मैं क्या लिखा हूं कि कुमाऊं रेजिमेंट का इतिहास। अब कुमाऊं रेजिमेंट का इतिहास यहां से शुरू नहीं होता है। कुमाऊं रेजिमेंट का जो इतिहास शुरू होता है वो 1788 से शुरू होता है। कब से शुरू होता है, 1788। तो पहली डेट हमारी होगी 1788। और क्या बोला, दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत का कौन सा रजवाड़ा, कौन सा माहौल, कौन सा सिनेरियो, बरार। जो अलग अलग ग्रुपों में वो टूट गया था, तो कौन सी जगह, बरार। अब बरार के नवाब का नाम क्या था, सलावत खान। तो सलावत खान अपनी सिक्योरिटी के लिए कुमाऊं के कुछ लड़कों से, कुमाऊं के कुछ योद्धाओं से एक फौज बनाता है, और उस फौज का नाम रखा था एलिचपुर ब्रिगेड। एलिचपुर भी प्रैक्टिकली एक जगह का नाम है, वहां की ब्रिगेड, तो एलिचपुर ब्रिगेड। तो कुमाऊं रेजिमेंट का अगर हम इतिहास देखेंगे तो दोस्तों ये निकल के कहां से आता है, 1788 से। 1788 में कहां पे कुमाऊं रेजिमेंट रेज हो रही है, हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है, दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में भी अगर एक चीज चूज करूं मैं तो क्या करूंगा, बरार। बरार का नवाब कौन है भाई उस समय जिसने ये बनाई थी, तो क्या बोला उसका नाम, सलावत खान। आप ध्यान से सुनेंगे ना तो आपको चीजें याद हो जाएगी। तो सलावत खान ने ये बनाया था। और जब सलावत खान ने 1788 में कुमाऊं के कुछ योद्धाओं से मिलकर एक ब्रिगेड बनाई थी, तो दोस्तों उसका नाम क्या रखा था, एलिचपुर ब्रिगेड। क्या रखा था इसका नाम, एलिचपुर ब्रिगेड। अब यहां से प्रश्न यही बन सकता है, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन यहाँ जाएगा, क्वेश्चन बनाने के लिए जाएगा, बुक्स टटोलेगा एग्जामिनर, तो क्वेश्चन बन सकता है कि प्रारंभिक रूप से या मूल रूप से या ऐतिहासिक रूप से कुमाऊं रेजिमेंट का गठन एलिचपुर ब्रिगेड नाम से कब हुआ था। तो एलिचपुर ब्रिगेड नाम से कब हुआ था, 1788 में। साउथ इंडिया में कौन सी जगह पे,
बरार पे, ठीक है। ये हमने मीडिएवल हिस्ट्री में पढ़ा भी था, ठीक है। और बरार का नवाब कौन था? सलावत खां। तो सबसे पहले सलावत खान ने 1788 में कुमाऊं के योद्धाओं से मिलकर एलिचपुर ब्रिगेड बनाई थी। कब बनाई थी, कहाँ बनाई थी, ये बातें मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है। इस बात को आप सहमत रहना, हो सकता है आप समझ गए हो, ठीक है। अब आगे हिस्ट्री में हम जाते हैं, तो उसके बाद लिखा रहता है 35 सालों बाद। कितने सालों बाद? 35 सालों बाद। अगर आप 1788 में 35 साल जोड़ोगे तो लगभग 1823 हो जाएगा। अगर 1788 में 35 साल जोड़ोगे तो लगभग डेट क्या हो जाती है? 1823। तो फिलहाल तो ऐसे ही लिखा रहता है किताबों में 35 वर्षों बाद, बट आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहते हैं 1823 में। 1823 में सेम कुमाऊं के फौजियों को देख के, उनकी वीरता को देख के, जो भी एलिचपुर ब्रिगेड में शामिल हुए थे, एलिचपुर ब्रिगेड फर्स्ट, एलिचपुर ब्रिगेड फर्स्ट को देख के ये पता चला कि नहीं यार, ये तो बहुत ज्यादा काम के हैं, इनको और भी भर्ती करना चाहिए, इनकी और भी ब्रिगेड बनानी चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 35 साल बाद। तो 35 साल बाद क्या हो जाएगा? 1823। और सेम जगह पे सेम फौज दूसरी बनाई गई जिसका नाम था एलिचपुर ब्रिगेड सेकंड, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा एलिचपुर ब्रिगेड सेकंड कब बनी? तो भाई क्या बात बोली मैंने। अगर आपको लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं आफ्टर 35 ईयर, ठीक है। अगर 35 जोड़ोगे तो जोड़ लेना, क्या पता मेरी मैथ्स कमजोर होगी, आप अपने हिसाब से देख लेना। 1823 में। और सेम जगह पे दूसरा क्या बना है? एलिचपुर ब्रिगेड से। तो मैंने कहा था कि कुमाऊं रेजिमेंट का इतिहास हमें जानना है क्या है। तो आपको एलिचपुर ब्रिगेड फर्स्ट के बारे में भी पता है, एलिचपुर ब्रिगेड सेकंड के बारे में भी पता है, कौन कब बना, क्या बना, ये सारी बातें आप लोगों को पता है, अच्छे से याद होना भी चाहिए। सलावत खां का नाम भी बुकों में देखने के लिए मिल जाता है, और हमें सलावत खां भी पता होना चाहिए। अब जब कभी ना कभी एलिचपुर ब्रिगेड वन और एलिचपुर ब्रिगेड टू बनी, कभी ना कभी तो बने। तो बताओ एलिचपुर ब्रिगेड वन कब बना? 1788 में। और एलिचपुर ब्रिगेड टू कब बनी है भाई? ठीक है। अभी तो ये एलिचपुर बनी कर रहे कुमाऊं रेजिमेंट तो अब स्वतंत्र रूप से एक रेजिमेंट बन चुकी है। और कुमाऊं रेजिमेंट कहाँ है भाई? अभी तो रानीखेत में। ये तो हम 1700 की बात कर रहे हैं भाई, 1700 की बात कर रहे हैं। अब मुद्दा ये है कि जैसे आप लोग गढ़वाली हो तो आपके भाई बहन कोई ना कोई जरूर फौज में होगा, या आपके मम्मी पापा होंगे। तो हम पढ़ते हैं कि वो कौन से गढ़वाल में, वो फोर्थ गढ़वाल में, वो फिफ्थ गढ़वाल में, वो सिक्स्थ गढ़वाल में, ऐसे ना। ऐसे कुमाऊं रेजिमेंट भी चलता है, फर्स्ट कुमाऊं, सेकंड कुमाऊं, फोर्थ कुमाऊं, थर्ड कुमाऊं। मेजर सोमनाथ शर्मा थे वो तो फोर्थ कुमाऊं के थे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट याद करना है। और एक फोर्थ गढ़वाल में भी महावीर चक्र प्राप्त विजेता जो पौड़ी का ही था, पौड़ी में उनके नाम से स्टेडियम भी बना है, जसवंत सिंह रावत जी। जसवंत सिंह रावत जी भी फोर्थ गढ़वाल के हैं, मतलब गढ़वाल का वीर अगर देखा जाए तो। और कुमाऊं में मेजर सोमनाथ शर्मा, तो मेजर सोमनाथ शर्मा भी फोर्थ कुमाऊं के, और इधर जसवंत सिंह रावत भी फोर्थ गढ़वाल के ना। बाकी हम देखेंगे फौज, जब हम रेजिमेंट पढ़ रहे तो फौजियों के बारे में भी जरूर देखेंगे। हम दरवान सिंह नेगी को भी देखेंगे, हम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी को भी देखेंगे, हम गब्बर सिंह नेगी जी को भी देखेंगे, हम एन के नायक करके है कोई, नायक जी को भी देखेंगे। अभी नायक के नाम से लैंसडाउन में भी, या पूरे भारत की हर एक फौज से बेस्ट बेस्ट शूटर आते हैं। और आर्मी में शूटिंग कंपटीशन होता है, तुम्हारे भाई बहन यार दोस्त कोई ना कोई शूटिंग में होगा, अगर आर्मी में होगा तो नायक जी के नाम से ही होता है। वो भी एक बहुत बहादुर थे, उनकी कहानी भी हम देखेंगे। बलभद्रपुर कोटद्वार में, बलभद्रपुर की या बलभद्र सिंह नेगी की वजह से गढ़वाल रेजिमेंट बनी है, वरना गढ़वाल रेजिमेंट बन भी नहीं रही थी। गढ़वाल रेजिमेंट बनती भी नहीं, क्योंकि उत्तराखंड में एक रेजिमेंट बहुत है, वो कुमाऊं रेजिमेंट था, वहीं जाना पड़ता भर्ती होने के लिए। पर वो बलभद्र सिंह नेगी है जिनकी वजह से गढ़वाल रेजिमेंट बनी है। तो मैं थोड़ा लीक से हट रहा हूँ गढ़वाल रेजिमेंट के बारे में, तब देखेंगे जब हम गढ़वाल पढ़ेंगे भी, कुमाऊं पे वापस आते हैं। तो हमने ये देख लिया भाई कि 1788 में ये बना, 1823 में ये बना। बट अगर गलती से क्वेश्चन आ जाए कि वर्तमान में ये कहाँ है, वर्तमान में क्या सिनेरियो है, तो जो कभी एलिचपुर ब्रिगेड वन थी या जो कभी एलिचपुर ब्रिगेड टू थी, इनको वर्तमान में कुमाऊं रेजिमेंट में जब शामिल किया होगा, जब कुमाऊं रेजिमेंट ये रानीखेत में आई है, तो ये वर्तमान में फोर्थ कुमाऊं है। क्या बन गई है वर्तमान में? फोर्थ कुमाऊं। और ये वर्तमान में क्या बन गई है? फिफ्थ कुमाऊं। इसका मतलब आप समझ रहे हो ना, ये तो नहीं कि फोर्थ कुमाऊं क्या है भाई, फिफ्थ कुमाऊं क्या है। जैसे तुम्हारी है फोर्थ गढ़वाल, फिफ्थ गढ़वाल, वैसी अब मेजर सोमनाथ शर्मा भी फोर्थ कुमाऊं के, आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक तो हमें यह पता था कि इतिहास में 1788 की डेट आती है जहां पे एलिचपुर ब्रिगेड वन बनती है। मगर क्वेश्चन ही ऐसा आएगा कि एलिचपुर ब्रिगेड वन को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो आप क्या बोलेंगे? फोर्थ कुमाऊं। एलिचपुर ब्रिगेड टू को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? फिफ्थ कुमाऊं। इसमें तो कोई दोहराई राय नहीं है किसी को। अब एक और बात देखने के लिए मिलती है कि हम लोग, मतलब ऐसा स्पेसिफाइड टॉपिक नहीं है उत्तराखंड में, मगर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 2016 में कौन सी झांकी थी, 2003 में डाक टिकट किस पे जारी हुआ था, टॉपिक आता ना।
तो आजकल मैं वैसे भी तुम लोगों को इंडिविजुअली टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, कोई सीनेरियो लाइन से नहीं पढ़ा रहा हूँ। किसी दिन मैं आपको सारे डाक टिकट एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा भी दूंगा। वैसे मैंने शायद एक बार कभी लिखाए भी है वो, पर लिखा दूंगा, है ना। जैसे किसी दिन हमने पर्वतों की चोटियां याद करी थी, और आजकल पर्वतों की चोटियां पूछी भी जा रही है पेपरों में, तो बीच बीच में कैसे वन लाइनर क्वेश्चन। अब हर चीज तो जीके में यार समझने वाली नहीं होती। कोई बोलेगा कि टीचर को समझाना चाहिए और बच्चों को समझ के पढ़ना चाहिए, नॉर्मली बोल भी देते हैं, मगर कई चीजें ऐसी होती है वो लगभग लगभग ऑलमोस्ट रटना ही पड़ता है। और ऐसी चीजों को हम आजकल देख भी रहे हैं, तो उन चीजों पे थोड़ा बहुत हम फोकस भी करें। ठीक है। अभी मेरा मुद्दा ये है, तो कुमाऊं रेजिमेंट पे दो दो बार डाक टिकट जारी हुआ है। कुमाऊं रेजिमेंट पे दो दो बार डाक टिकट जारी हुआ है। दो बार डाक टिकट क्यों जारी हुआ है, कब जारी हुआ है, अगर आप इसको समझ लोगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। अब मैं यहीं पे नोट करके लिखा देता हूं। आप देख रहे हो कि कुमाऊं रेजिमेंट बनी कब है, दोस्तों आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो हिस्ट्री में कौन सी डेट निकल के आती है, 1788। हिस्ट्री की डेट तो यही निकल के आती है। और हम 1888 में क्या आजाद हो गए थे। आपने जितने भी डाक टिकट मैंने आपको पिछली बार याद कराए होंगे, डाक टिकट या तो गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, क्या क्या जुबलियां होती है, ये तो ठीक 100 साल में या 110 साल में ऐसी डाक टिकट जारी होते हैं, है ना। जैसे कि देहरादून में रेल कब गई थी, 1900 में, तो डाक टिकट ठीक, है ना। ऐसी होते डाक टिकट जारी मैक्सिमम। कॉर्बेट नेशनल पार्क पे 75 साल में या फिर 100 साल में, है ना, ऐसा डाक टिकट जारी होते हैं। तो यार 1788 में 100 साल तो 1888, मगर उस समय भी हम आजाद नहीं हुए थे। तो ठीक 200 साल बाद क्या आएगा, 1988। तो कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट कब जारी हुआ अगर आपसे पूछा जाएगा, तो आप लोग क्या बोलोगे, 1988। इस पॉइंट को इधर ही निपटा दीजिएगा, याद कर लीजिएगा। क्योंकि अगर कुमाऊनी रेजिमेंट का इतिहास हम देख रहे हैं तो 1788 से शुरू हो रहा है। आफ्टर 200 ईयर उसकी याद में इंडियन गवर्नमेंट ने कौन सा डाक टिकट जारी किया है, कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट जारी किया। कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट कब जारी किया है, 1788 के बाद क्या बोलोगे आप, 1988। ये वाला पॉइंट आप लोगों को याद रख लेना चाहिए। आगे बढ़े हम। अभी हमने दो ही डेट पढ़ी, 1788 और 1823। हमें यह पता चल गया कि वर्तमान में फोर्थ कुमाऊं कौन है, फिफ्थ कुमाऊं कौन है। ये भी पता चल गया कि 1788 के बाद 1988 में 200 सालों बाद इस पर डाक टिकट जारी हुआ था, फरवरी 1988। ठीक है, फरवरी अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते। आगे बढ़ू मैं। हम 1788 के बाद आगे जाएंगे और बातों को समझने का प्रयास करेंगे, और एक नई डेट लिखेंगे 1797। एक नई डेट लिखेंगे आप 1797। 1797 की बात क्या है, इन बातों को समझने का प्रयास करते हैं। और अभी ये बात पता चल गई है साउथ इंडिया में कि पहाड़ी क्षेत्र के कुछ युवा ऐसे हैं कि जो बहुत लॉयल है अपने देश के प्रति, अपने राजा के प्रति, अपने किंग के प्रति। अगर उनको फौज में भर्ती कर दिया जाता है और उनको ट्रेनिंग दे दी जाती है तो बहुत बहादुर है, बहुत वीर है, मतलब डरने वाले नहीं है, पीछे हटने वाले नहीं है। क्योंकि साउथ इंडिया में भर्ती हो रहे हैं ना पहाड़ी बच्चे, तो अब साउथ इंडिया में और बात फैल गई और लोग भी चाहेंगे कि हम भी इनको फौज में भर्ती करें। अभी बरार की बात सुनी थी आपने। अब आप बात आएगी हैदराबाद की। अब जो हैदराबाद के निजाम है वो 1797 में कुमाऊनी लड़कों से मिलकर क्या बना देते, एक ब्रिगेड। तो अब ब्रिगेड जो बनेगी उसका नाम होगा हैदराबाद ब्रिगेड, और हैदराबाद के निजाम इसको बनाएंगे। तो हैदराबाद ब्रिगेड कब बन रही भाई, 1797 में। इससे पहले कौन सी ब्रिगेड बनी थी, एलिसपुर ब्रिगेड बनी थी। क्लियर है, तो 1797 में लिख दीजिएगा। हैदराबाद के नवाब ने हैदराबाद ब्रिगेड बनाई थी। आइए किससे मिलकर बनाएंगे, फौज में भर्ती कौन हो रहा है, कुमाऊनी के लड़के, पहाड़ी क्षेत्र के लड़के, क्योंकि पढ़ी कुमाऊनी रेजिमेंट रहे तो वही तो पढ़ना। हैदराबाद के निजाम ने भी हैदराबाद ब्रिगेड तैयार कर दी। इसमें भी कौन होंगे, कुमाऊं क्षेत्र के या पहाड़ी क्षेत्र के लड़के। ठीक है, पहले कुमाऊं कुमाऊं बोलना उचित नहीं है, गढ़वाल वाले भी उस समय कुमाऊं रेजिमेंट थे, क्योंकि हमारे यहाँ तो रेजिमेंट ही क्या थी, एक थी, दो दो रेजिमेंट नहीं हुआ करती थी। गढ़वाल रेजिमेंट की कहानी अलग है, उसमें सुनेंगे हम गढ़वाल रेजिमेंट की कहानी। और गढ़वाल रेजिमेंट की कहानी में बहुत बड़ा नाम आता है रॉबर्ट्स का, जो उस समय अंग्रेज अधिकारी था। और एक कोटद्वार के थे बलभद्र सिंह नेगी जी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान आता है। जब हम गढ़वाल रेजिमेंट देखेंगे तो हम उन बातों को जरूर समझेंगे कि क्या क्या बात है, क्या क्या बात। तो हमने एलिसपुर ब्रिगेड देखा और हमने हैदराबाद ब्रिगेड देख दिया। फिर आपने एलिसपुर ब्रिगेड देखते समय मेरे भाई क्या देखा, कि वर्तमान में वो 4 और 5 बने हुए हैं। आराम से याद हो गया। तो जो हैदराबाद में निजाम ने अपनी सिक्योरिटी के लिए, हैदराबाद के निजाम ने अपनी सिक्योरिटी के लिए जो ब्रिगेड तैयार करी थी कुमाऊनी लड़कों से या पहाड़ी लड़कों से मिला के, इसकी वर्तमान कंडीशन क्या है, इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, ये किधर है। ठीक है, तो वर्तमान में कुमाऊं रेजिमेंट में शामिल होंगे। तो कुमाऊं में कौन सी रेजिमेंट बनी है, जैसे वो फोर्थ कुमाऊं, फिफ्थ कुमाऊं, तो ये बनी है सेकंड कुमाऊं।
तो वर्तमान में इसका क्या क्राइटेरिया है भाई, तो आप इसे क्या बोलेंगे, सेकंड। अगर एग्जामिनर यहाँ जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ एक दो बार ही जा चुका है, फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में पूछा गया था, जा बोल जय बद्री विशाल की जय, ऐसा आता ना युद्ध घोष। अभी हम लिखेंगे भी कुमाऊं रेजिमेंट का युद्ध घोष क्या है, मार्च सॉन्ग क्या है, वॉर क्राई क्या है ना, मोटो क्या है, आते हैं ना क्वेश्चन। मोटो को ही आदर्श वाक्य कहा जाता है, वॉर कराए को युद्ध घोष कहा जाता है, और मार्च सॉन्ग जो उनकी जब परेड चलती तब बजाया जाता है। ठीक है, तो मैं कुमाऊं रेजिमेंट में लिखा दूंगा आप लोगों को तीनों के तीनों, ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिलहाल हम उसकी हिस्ट्री देख रहे थे। 1797 में क्या हुआ, हैदराबाद के निजाम ने भी बनाई हैदराबाद ब्रिगेड, और वर्तमान में इसका क्या सिनेरियो है भाई, कक्षियो सेकंड कुमाऊं। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाएगा वर्तमान में जो फोर्थ कुमाऊं वो क्या था, या वर्तमान में जो फिफ्थ कुमाऊं वो पहले क्या था, या वर्तमान में जो सेकंड कुमाऊं वो पहले क्या था। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं ना आपके पास, तो आप लोगों को तैयार रहना, एग्जाम में आ जाएगा, है ना। नॉर्मली क्या करते हैं, जब एग्जाम में आ जाता है उसके बाद पढ़ते हैं, ठीक है, मगर हमें पहले से तैयार रहना है कि क्या क्या होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे मेरे भाई, और अब इंपॉर्टेंट करके डेट लिखेंगे, और यही डेट सबसे ज्यादा पेपर में पूछी भी जाती है, और आपको याद करना है 23 अक्टूबर 1917। अब देखो 1700 के बाद 1800 पूरा गैप चढ़ के सीधा हम कहाँ आ गए 1900 में। 1917 तो मॉडर्न जमाने की बात है ना, और मैंने डेट भी बोली है 23 अक्टूबर 1917, 23 अक्टूबर 1917। आप पॉइंट को ध्यान रख लीजिएगा कि क्या क्या बात हो रहा है, क्या क्या बात नहीं हो रहा है। मैंने बोला है 23 अक्टूबर 1917। ये काफी महत्वपूर्ण डेट है, जितनी भी डेटें हमने अभी तक लिखी है उनमें से काफी महत्वपूर्ण डेट यही वाली डेट होगी, आपको ये पॉइंट याद करना। अगर आप सिनेरियो को समझ पाओगे, तो इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल सॉरी प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, 1914 से लेके 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है। तो इस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो लगा होगा दुनिया में, हाँ कि ना। तो अब अंग्रेजों को भी पता चल गया कि कुमाऊनी या पहाड़ी बच्चे बहुत तकड़े हैं। उस समय बच्चे भर्ती होते थे फौज में, आपने देखा होगा गब्बर सिंह की, दरबान सिंह की, गब्बर सिंह के 18-18 साल में, 19-19 साल में ये शहीद हो रखे। ठीक है, और उस समय ब्रिटेन फ्रांस लड़ाई करने के लिए जाते थे, है ना। चैपल का युद्ध, फेस्टवर्ड का युद्ध हमेशा देखते हैं। तो यहाँ के बच्चों की वीरता को देख के, यहाँ की बच्चों की बहादुरी को देख के, अब अंग्रेजों को लगा कि ये हमारे युद्ध में मदद करेंगे, और अब अंग्रेज बनाएंगे। तो 23 अक्टूबर 1917 को एक अंग्रेज अधिकारी, जो कि एक अंग्रेज अफसर है, फौज का अफसर है, जिसका नाम है कर्नल लांगर, नाम क्या उसका, लांगर। कर्नल लांगर कुमाऊं में राइफल बनाता है, जिसका नाम रखता है कुमाऊनी राइफल। अभी तक उनके नाम कुमाऊनी के नाम से कुछ नहीं पड़े ना, कुमाऊनी के बच्चे हैं, मगर ब्रिगेड का नाम हैदराबाद ब्रिगेड या एलिसपुर ब्रिगेड ऐसे चल रहा था। मगर अब की बार कुमाऊनी लोगों से, कुमाऊनी लोगों से मिलकर कर्नल लांगर, क्योंकि उनको फर्स्ट वर्ल्ड वार में फौजी चाहिए थे, और कुमाऊनी बच्चों से मिलाकर फर्स्ट कुमाऊं राइफल की स्थापना कर। देखो फोर्थ भी है, फिफ्थ भी है, सेकंड भी, अब क्या बच गए, फर्स्ट। तो क्वेश्चन आएगा फर्स्ट कुमाऊं राइफल की स्थापना कौन कर रहा है, ये फर्स्ट कुमाऊं राइफल का गठन कौन कर रहा है, कर्नल लांगर, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्योंकि ये भी नहीं करता, अंग्रेजों ने तो अपने फायदे के लिए सारे काम किए ना, तो ध्यान रखना 1917 में अगर आप याद कर सको, तो ड्यूरिंग कैसे लिखेंगे, ड्यूरिंग, मैं यहाँ पे लिख देता हूं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यहाँ पे नाम आएगा मेरे भाइयों क्या, कर्नल लांगर। कर्नल लांगर के द्वारा क्या किया गया दोस्तों, प्रथम कुमाऊं राइफल्स, प्रथम कुमाऊं राइफल्स की स्थापना की गई, या प्रथम कुमाऊं राइफल का गठन किया गया था। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट करके, बेसिक बेसिक बातें आपको याद रखनी। ठीक है, इन फैक्ट को आपको समझना पड़ेगा कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं। किसके द्वारा की गई थी भाई, ठीक है, लांगा। अच्छा कहाँ की गई थी, वेयर, एक एलिसपुर बरार में बन रही है हैदराबाद, ये ठीक रानी खेत में बनी थी। कहाँ बनी थी, रानी खेत में बनी। ठीक है, फर्स्ट कुमाऊं राइफल। अब वर्तमान में ये क्या है, ये भी देखना पड़ेगा, वर्तमान में ये क्या है, ये भी आप लोगों को समझना पड़ेगा कि क्या मामला हो रहा है, क्या मामला नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखो आप ये नहीं समझेंगे, और सामान्यतः ये समझने के लिए मिलता भी है, और आप ये नहीं समझेंगे। आप देख रहे होंगे कि कर्नल लांगर द्वारा प्रथम कुमाऊं राइफल बनाई गई, क्योंकि वो कुमाऊं रानी खेत आया, मतलब कुमाऊं आया होगा, और कुमाऊं से उन्होंने पहली टुकड़ी तैयार करी कि चलो तुम मेरे साथ अब लड़ाई करने चलोगे। तो उसने पहले टुकड़ी तैयार की, तो उसको बोल दिया उसने फर्स्ट कुमाऊं राइफल।
क्योंकि अभी तक अंग्रेजों ने कुमाऊं के लड़कों से फौज नहीं बनाई ना, अभी तक तो देसी रियासत वाले बना रहे। मगर अंग्रेजों का एक अफसर कर्नल लांगर रानीखेत आता है, और रानीखेत के बच्चों को पकड़ के, रानीखेत के फौजों को पकड़ के टुकड़ी बनाता है। द नाम इज ए फर्स्ट कुमाऊं राइफल। बट अब हमने अभी तो देखा, आपको पता भी है यार, क्या देखा होगा हमने, कि जो कुमाऊं रेजिमेंट है वो मॉडर्न रूप से तो ये है, जो अब इंडियंस की है आजादी के बाद है, सब कुछ तो ये है। तो अब उनकी बटालियनों के नाम अब अलग अलग है। तो जो पुरानी पुरानी बटालियन थी उन्होंने उन अलग अलग नाम कर दिए। तो ये नाम भी तो अंग्रेजों ने रखा था, इसको भी बदलना बहुत जरूरी था। तो वर्तमान में जो कर्नल लांगर ने फर्स्ट कुमाऊं राइफल बना दी, वो वर्तमान में क्या है, वो कौन सी बटालियन बनी है? दिक्कत क्या होगी? दिक्कत ये होगी कि आप सोचोगे या कोई बच्चा सोचेगा कि कर्नल लांगर ने फर्स्ट कुमाऊं राइफल बनाई थी, तो वो अभी भी फर्स्ट कुमाऊं राइफल ही है। नहीं, वो तो कर्नल लांगर ने फर्स्ट कुमाऊं राइफल बनाती, वर्तमान में वो क्या है? जैसे एलिसपुर ब्रिगेड वन क्या है? फोर्थ कुमाऊं। एलिसपुर ब्रिगेड टू क्या है? फिफ्थ कुमाऊं। हैदराबाद ब्रिगेड क्या है? सेकंड। ऐसा तो नाम। तो जो इसने फर्स्ट कुमाऊं राइफल बनाई थी लांगर ने, वो वर्तमान में क्या है? आप समझ पा रहे हो? तो ये वर्तमान में है सेकंड कुमाऊं, सॉरी थर्ड कुमाऊं। ये वाला पॉइंट आप लोग याद कर लेना। सेकंड कुमाऊं तो हैदराबाद थी ना, तो ये हो गई थर्ड कुमाऊं, तो लिख लेना। वर्तमान में इस बटालियन को थर्ड कुमाऊं बटालियन कहा जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कंफ्यूज नहीं होना कि कर्नल लांगर ने फर्स्ट कुमाऊं रेजिमेंट बनाई थी या फर्स्ट कुमाऊं राइफल बनाई थी। और तुम ये मत सोचना वो अभी भी फर्स्ट कुमाऊं राइफल ही है। जो कर्नल लांगर ने 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कुमाऊनी की पहली टुकड़ी बनाई थी, उसने उसे फर्स्ट कुमाऊं राइफल कहा था। बट वर्तमान में उसके द्वारा बनाई गई उस टुकड़ी को क्या कहा जाता है भाई? थर्ड कुमाऊं बटालियन। तो कुमाऊं के कितने कुमाऊं हो गए? थर्ड भी देख लिया, सेकंड भी देख लिया, फोर्थ भी देख लिया, फिफ्थ भी देख लिया, जिनका कहीं ना कहीं हिस्ट्री से लेना देना है। वर्तमान में तो ना जाने कितने होंगे उनके। जैसे हमारे गढ़वाल में शायद 21 गढ़वाल राइफल तक हो गए हैं, तो ऐसे कुमाऊं में कुछ ना कुछ होंगे। वर्तमान में क्या सिनेरियो है डोंट नो, बट जिसका हिस्ट्री से कुछ ना कुछ लेना देना है, हमें पता चल गया सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखेंगे, अगर हम नवाबों से तुलना करें, हैदराबाद के नवाब या बरार के नवाबों से तुलना करें, तो वो बहुत कमजोर हो गए थे आते 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 आते, जब अंग्रेजों ने बहुत बड़ी पकड़ बना ली थी। आपको पता है अंग्रेज यहाँ भीख मांगने आए थे, जहांगीर के दरबार में आए थे। जहांगीर ने तो उनको परमिशन भी नहीं दी थी। धीरे धीरे करके उनको परमिशन मिली, धीरे धीरे करके अंग्रेजों ने यहाँ पकड़ बनाई, और धीरे धीरे करके अंग्रेजों ने बाद में हम पे राजी करना शुरू कर दिया। मगर ये वो सिनेरियो है 1900 के बाद का, तो सारा का सारा सिनेरियो वो है जब अंग्रेज बहुत मजबूत हो गए थे। खासकर 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज ज्यादा मजबूत हो गए थे। उससे पहले जाएंगे तो 1757 प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों अपने आप को मजबूत समझने लगे थे। तो ये तो 1900 की बात है, 1917 की बात। अभी पूरे देश में देखा जाएगा किसकी पावर है, किसकी पकड़ है भाई? अंग्रेजों की पकड़ है। इस बात से आप लोग सहमत होंगे। तो अंग्रेजों के द्वारा पहली बार कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब की गई थी? फर्स्ट कुमाऊं राइफल के नाम से 1917 में की गई थी। तो अब इस पे भी डाक टिकट जारी होना तो बनता है, और इसीलिए हम बोलते हैं कि कुमाऊं रेजिमेंट पर दो दो बार डाक टिकट जारी हुए, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। और 1917 में 100 साल जोड़ोगे तो 2017 पे दोबारा क्या हुआ है? डाक टिकट जारी। तो क्वेश्चन आता है कुमाऊं रेजिमेंट पे कितनी बार डाक टिकट जारी हो गया है? दो बार। एक बार तो इसलिए कि वो बिल्कुल हिस्ट्री वाला ही है, 1788। तो 1788 में 200 साल जोड़ा तो 1988। और एक बार ये है कि अंग्रेजों ने बनाया है, तो अंग्रेजों ने थोड़ा मॉडर्न तरीके से बनाया होगा। अंग्रेजों की फौजियों को थोड़ा ट्रेनिंग अलग मिलती रही होगी ना, कि नहीं मिलती होगी? जो उस समय फौजी राजाओं की सेना के फौजी थे, राजाओं के पास भी तो सैनिक थे, उनकी ट्रेनिंग और अंग्रेजों के फौज में भर्ती होने वाली ट्रेनिंग, वो दोनों के दोनों अलग रहे होंगे, यस और नो? रहे होंगे। और अंग्रेजों की ट्रेनिंग थोड़ा बहुत मॉडर्न तो रही होगी, इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसकी महत्वता को देखते हुए इस पे भी 1917 में 100 साल बाद ठीक 2017 में भी क्या हुआ है? डाक टिकट जारी। अब आपको ये पता चल गया कि कुमाऊं रेजिमेंट पे दो दो बार डाक टिकट जारी क्यों हुआ था। एक तो हिस्ट्री के चक्कर में हुआ था 1788, तो 1788 के बाद 1988। और एक बार मॉडर्न तरीके से अगर कुमाऊनी रेजिमेंट बनाई किसी ने फर्स्ट कुमाऊं राइफल के नाम से, तो लांगर ने बनाई थी। तो इसलिए 1917 के बाद ठीक 100 साल बाद 2017 में भी इसमें क्या हुआ है? डाक टिकट जारी। ये कुमाऊं रेजिमेंट का कुछ हिस्ट्री देखने के लिए मिलती है, इतिहास देखने के लिए मिलता है कि कुमाऊं रेजिमेंट कैसे कैसे रेज हुई थी, धीरे धीरे बनी थी, कैसे कैसे हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखिएगा अगला पॉइंट। इसमें डेट नहीं है, बट आप नोट करके लिख लो, क्या पता एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन बना सके। क्या क्वेश्चन बनाएगा आप उसे लिख लीजिएगा। इसमें डेट का ऐसा मेंशन नहीं है कब,
जैसे हमने पहले पढ़ा होगा ना, 1788, 1823, 1797, 1917। तो ऐसा एग्जैक्ट डेट तो नहीं है, बट आप लिख लीजिएगा क्या आप लिखना चाहते हैं, लिखिएगा। हमने मीडिएवल हिस्ट्री में पढ़ा भी है कि ग्वालियर के सिंधिया, जब हम बड़ौदा के गायकवाड़, ऐसे अलग अलग भागों में बटे थे कि नहीं बटे थे, याद आ रहा कुछ आपको, अलग अलग जातियों में बांटे थे। तो ग्वालियर के सिंधियों से भी क्वेश्चन आते हैं। नवाब बरार वालों से भी देख लिया हमने, और हैदराबाद वालों से भी देख लिया। अभी डाटा कहाँ जा रहा है, ग्वालियर। तो ग्वालियर में कौन रहते थे, सिंधिया। ठीक है, लिखिएगा इस पॉइंट को, फिर आपको समझ में आएगा। ग्वालियर के सिंधिया रियासत में भी फोर्थ ग्वालियर इन्फेंट्री नाम से कुमाऊनी सेना की बटालियन तैयार हुई थी। फोर्थ ग्वालियर इन्फेंट्री, फोर्थ ग्वालियर, इसका डाटा अवेलेबल नहीं है कि कब, बट फोर्थ ग्वालियर इन्फेंट्री बनी थी। तो इसमें भी कौन थे भाई, कुमाऊं के। अच्छा, हम कुमाऊं रेजिमेंट पढ़ रहे हैं ना, तब इसको पढ़ते ही क्यों हम ग्वालियर इन्फेंट्री बनी, तो इसका क्या मतलब कुमाऊं रेजिमेंट से। अरे भाई, अगर फोर्थ ग्वालियर इन्फेंट्री बन रही है तो इसका कुमाऊं रेजिमेंट से क्या मतलब, क्यों पढ़े हम। इसका मतलब इसमें भी कौन थे, कुमाऊं के सैनिक रहे होंगे। ठीक है, तो कुमाऊं के सैनिकों से ग्वालियर के सिंधिया राजघराने में या ग्वालियर के सिंधिया रियासत में फोर्थ ग्वालियर इन्फेंट्री नाम से एक बटालियन गठित हुई थी। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। और वर्तमान में इसको फिफ्थ मैकेनाइज इन्फेंट्री कहा जाता है। और आपके भाई बहन फौज में भर्ती होते हैं तो बोलते हैं मैं, उसे मैकेनाइज मिली है, उसे ईएमई मिली है, उसको ये मिला है, उसको ये मिला है, ऐसा सुनते होंगे ना आप लोग। इसको वर्तमान में क्या बोलते हैं, फिफ्थ मैकेनाइज इन्फेंट्री, फिफ्थ मैकेनाइज इन्फेंट्री। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, ऐसा नहीं रहेगा कि हमने पढ़ा नहीं। जो कभी जमाने में क्या था, जो कभी जमाने में फोर्थ ग्वालियर इन्फेंट्री हुआ करती थी, अब ग्वालियर नाम हटा दिया उससे, अब उसे क्या बोलते हैं, फिफ्थ मैकेनाइज इन्फेंट्री। ठीक है, यही तो नाम बदल रहे हैं। ठीक है, अब इसको क्यों पढ़ रहे भाई, ग्वालियर से हमें क्या लेना देना। तो हम ये कह रहे हैं कि इसमें भी कौन थे, कुमाऊनी के जवान थे। उनकी वीरता, पहाड़ी क्षेत्र के लड़कों की वीरता उस समय बहुत बड़े लेवल पे देखी जाती। अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो जस्ट वर्तमान के कुमाऊं के लोग भर्ती नहीं होते थे, ये गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश की भी, यहाँ तक कि गोरखाओं की भी अलग अलग बटालियन बने। गोरखाओं की बड़ी वीर कहानियां देखने के लिए मिलती है, क्योंकि वो भी पहाड़ी एरिया है। तो पहाड़ी फौजियों की बहुत ज्यादा पावर हुआ करती थी उस जमाने में, बहुत ज्यादा बहादुर माना जाता था अन्य के मुकाबले, तब भी और अब भी। फौज में भी तुम्हारे भाई बहन कोई भर्ती होंगे तो वहां तो अलग अलग जगह से आते हैं। तो जैसे फौजी आपस में सब दोस्त दोस्त होते हैं, अंदर अंदर कुछ काम करना होगा तो बोलते ये पहाड़ी यार ये कर देगा। ऐसे बोल चाल में नहीं बोलते थे कि ये चलो ये पहाड़ी है भाई ये कर देगा। जैसे हम कोटद्वार में रहते हैं, कोई लड़का हमारा गाँव से आ रखा है, कुछ वैसा काम करना होगा, धक्का लगाना होगा बाइक पे, अरे गाँव से आ रखा है इसका खा रखा होगा धक्का लगा दे, तो ऐसे बोल देते ना कई बार हम, बोल चाल में। तो क्वेश्चन आएगा कि भाई जो फोर्थ ग्वालियर इन्फेंट्री थी वर्तमान में क्या है, तो फोर्थ ग्वालियर इन्फेंट्री अब क्या है, फिफ्थ मैकेनाइज इन्फेंट्री। तो भाई इसको पढ़ क्यों रहे हैं, इसका मतलब इसका लेना देना किससे, कुमाऊं से। इसकी डेट अवेलेबल नहीं, नहीं तो डेट भी लिख लेते। हमने ये सारी चीजें क्यों पढ़ी मेरे भाई, क्योंकि इसका संबंध कुमाऊं से था, तो इसका संबंध भी कुमाऊनी से, तभी हमने पढ़ लिया। मगर जो कभी ना कभी फोर्थ ग्वालियर इन्फेंट्री हुआ करती थी, वर्तमान में फिफ्थ मैकेनाइज इन्फेंट्री हो गया। मैकेनाइज शब्द मैकेनिकल से बना है, मैकेनिक से बना है, तो मतलब गाड़ी वाड़ी का जिसका काम होता है उनसे रिलेटेड काम। बंदूक उंदूक भी बनाना तो होगा किसी न किसी का काम, है ना। तो फौज में अलग अलग काम होता है, वो कोई फौजी भाई अच्छे से जानेगा, फिलहाल हमको जितना पता है उतना बता देते हैं। जो कभी ना कभी फोर्थ ग्वालियर इन्फेंट्री था वो वर्तमान में क्या है, फिफ्थ मैकेनाइज इन्फेंट्री, दैट्स इट। इस बात से सहमत है आप लोग। तो ये कुछ डाटा आता है, जो डाटा हमको दिखने के लिए मिलता है किसमें, कुमाऊनी के इतिहास में। ओके, तो ये उसका इतिहास का स्वरूप था। और लास्ट में हमने पहले ही बता दिया था आपको कि अगर मूल रूप से देखा जाए तो 27 अक्टूबर 1945 को आगरा में स्पेशल कुमाऊं रेजिमेंट बनाई गई। नाम ही रख दिया कुमाऊं रेजिमेंट, और फिक्स कर दिया कि इसमें बस कुमाऊं के लोग भर्ती होंगे। और मई 1948 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ लेके आ गए थे, रानीखेत। बोल के कुमाऊं रेजिमेंट तो रानीखेत में होना चाहिए। ठीक है, और वर्तमान में ऐसा क्वेश्चन तो शायद ही आएगा, मगर नागा रेजिमेंट का ट्रेनिंग सेंटर भी क्या है, यहीं पे। ठीक है, समझ में आ रही है आप लोगों की बात, नागालैंड वालों की नागा रेजिमेंट। अब आगे बढ़े हम, अब इसके और फैक्ट लिख लेते हैं। ये कुछ हिस्ट्री की बातें थी, कौन सी डेट कहाँ पे लिखाई है, किस डेट की क्या इंपॉर्टेंस है, इसको याद कर लेना। दो डाक टिकट जारी हुए, और दो डाक टिकट क्यों जारी हुए हैं, कब कब जारी हुए हैं, कैसे कैसे याद करना वो देख लेना। फोर्थ ग्वालियर इन्फेंट्री क्या थी, और अब फोर्थ ग्वालियर इन्फेंट्री क्या बन गई, वो भी देख लेना। बहुत धीरे से पढ़ा है, 5-7 पॉइंट पढ़े, 10 बार तो मैंने रिवाइज कर दिया है, तो याद हो जाएगा आप लोगों को। क्लास एंड होने के बाद हम सारी चीजों को दोबारा रिवाइज करेंगे। ओके
अब लिखते कुछ बात। हमने फॉरेस्ट गार्ड का पेपर देखा था, फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में सिंपल क्वेश्चन आया था कि गढ़वाल राइफल का युद्ध घोष क्या है, तो बोल जय बद्री विशाल की जय, ऐसा बोलते हैं ना, बोल बद्री विशाल की जय, तो ऐसा उनका भी युद्ध घोष होगा। तो उनका युद्ध घोष जय कालिका माता या बोल कालिका माता की जय या बोल काली माता की जय, जो हाटकालिंग का मंदिर से क्या है, प्रेरित है। हर फौज में देखो, पूरे भारतीय सेना में बस गढ़वाल रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट तो नहीं है ना, राजपूताना होगा, मराठी होगी, सिक्कलाई है, दुनिया भर के, जैकलाई है, दुनिया भर की फौज होती है, अलग अलग बटन, बिहार वालों की अलग रेजिमेंट है। इस बात से आप सहमत है? तो सबका कुछ ना कुछ युद्ध घोष होगा। युद्ध घोष मेनली अपने लोकल के एरिया का जो बहुत बड़ा नामी भगवान, मतलब भगवान बोले तो जिसके प्रति बहुत ज्यादा श्रद्धा भाव होती है, वही बनाया जाता है। कोई बोलेगा केदारनाथ को बनाते, गंगोत्री को बनाते, ये अलग बात है। मगर मैं ये कह रहा हूं, लगभग जो युद्ध घोष देखने के लिए मिलता है अपने लोकल के क्षेत्र में, जो भी प्रेरित कहानी हमने वीरता से रिलेटेड सुनी होंगी, तो उसी से रिलेटेड बना दिया जाता है, उससे पॉजिटिव फील नहीं आता। जैसे कि आप कभी भी जाओ, किसी भी जगह फंस जाओगे भारत में, कभी आप फंस जाओ, आप भगवान को याद करो तो सिद्धबली बाबा का नाम आ जाता है, क्योंकि हम कोटद्वार के तो सिद्धबली बाबा का ही नाम आता है ना। अगर आप ऐसे देख रहे होंगे, जैसे मैं अपने गांव की बात करूं, तो हमारे गांव में सिद्ध बाबा की पूजा होती है। तो कभी भी जब हम बचपन में पढ़ते तो हम बोलते सिद्ध बाबा की कसम, यस सिद्ध बाबा ऐसा ही, सिद्ध बाबा वो ऐसा, मतलब कुछ भी काम करते थे कि हे भगवान सिद्ध बाबा में यार काम बना दे, जो भी वटेवर होता था, हम उस भगवान को पूछते थे। जरूरी नहीं कि आपके गांव में भी सिद्ध बाबा की पूजा होती होगी, आपके गांव में किसी कुल देवता की पूजा हो सकती है, तो आदमी अपने कुल देवता को खूब याद कर लेता है। गुरुद्वारे में आप देखो सिद्धबली रेस्टोरेंट, सिद्धबली ये, सिद्धबली फर्नीचर, सिद्धबली वो, सिद्धबली वो, दुनिया भर की दुकानें सिद्धबली के नाम से, अपना अपना लोकल का होता है ना। तो ऐसे ही जो ये युद्ध घोष बनाए जाते हैं, जिस भी क्षेत्र में आपकी रेजिमेंट रेज हो रही है, उसी क्षेत्र में जो लोकल में है, उन्हीं भगवान के, उसी देवता के नाम से, जिधर आपकी भावनाएं श्रद्धाएं बना दिया। तो हमारा तो जय बद्री विशाले गढ़वाल ही होगा। कुमाऊन में क्या है, हाटकालिंका माता के मंदिर से जय माँ काली, और जय माँ काली किससे प्रेरित है, हाटकालिंका मंदिर से, और हाटकालिंका मंदिर भी कहाँ है, पिथौरागढ़। इसलिए हाटकालिंका माता को युद्ध भूमि में गए जवानों की रक्षक देवी के लिए भी जाना जाता है ना। हर अलग, हर हर रेजिमेंट का अलग युद्ध घोष होगा, वो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र के देवी देवताओं से संबंधित होगा। ठीक है, इस बात से सहमत हैं आप लोग? एक होता है मोटो। मोटो को बोला जाता है आदर्श वाक्य। मोटो मतलब आपका मोटो क्या है। आप इतनी भरी गर्मी में सुबह सुबह 9 बजे उठ के यहाँ आ जा रहे हो दूसरे के घर पे, तो कुछ तो मोटो होगा। आप, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसे लिख रहे हो, फिर आप लाइब्रेरी में रट्टा लगा रहे हो, आप सुबह से शाम लाइब्रेरी बैठे हो, क्यों अपना टाइम बर्बाद करे, कुछ तो मोटो होगा, हमारा एक एम है। तो हर एक फौज का अपना अपना मोटा है कि हमने, मोटो है कि हमने क्या करना, हमारा मेन एम क्या है, हर किसी का होता है ना अलग अलग लक्ष्य बोल सकते हैं। तो हर हर फौज ने अपना अपना एक मोटो बना के रखा, आदर्श वाक्य, कि हम इस पे बिलीव करते हैं, हम इस पे काम करते हैं। ठीक है। और एक होता है मार्च सॉन्ग। तो मार्च सॉन्ग तो किसको बता रहे हैं, जब वो पासिंग आउट परेड होती है, पीओपी होती है, तो मार्च सॉन्ग बजाया जाता है। म्यूजिक का फौज में बहुत बड़ा योगदान है। सामान्यतः देखा जाए तो म्यूजिक का क्या ही काम करना है ना। फौजी से देख के लगता है कि फौज ने बस युद्ध करना है, लड़ाई करना है, मगर फौज में म्यूजिक की भी भर्ती होती है। कभी आप म्यूजिक बैंड मास्टर को देखना, उनके दुनिया भर के तमगे रहते हैं, उनके वीडियोस देखना। गढ़वाल रेजिमेंट, उसकी रेजिमेंट की जो बड़े बड़े चैनल पर उनकी वीडियोस आती है, तो उन्होंने दुनिया भर के तगमे पहने रहते हैं। ठीक है, तो उनका भी बड़ा रोल होता है। कुछ ऐसा म्यूजिक प्ले किया जाता है जिसमें जोश पैदा होता है। और खासकर जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती है फौज के अंदर, बड़े बड़े अफसर मैस होते हैं, वहां भी म्यूजिक का बड़ा योगदान होता है। पीओपी में भी म्यूजिक का बहुत बड़ा योगदान होता है। उस टाइम भी तो बजता है ना उनका म्यूजिक, तो उसका भी बड़ा योगदान है फौज में। ठीक है, कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने शुरू किया था, ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं फौज ही अंग्रेजों ने बनाई थी, ये बात भी हमको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। इसीलिए फौजियों का जो बैक पेपर था, वो सुशील वाद्य यंत्र में नहीं आता, वो क्या था वो, बोलते क्या उसे, मसक बीन, तो भी तो कहीं ना कहीं फौजियों का ही है। वो आया स्कॉटलैंड से, हम थोड़े ना लेके आए थे, वही लेके आए थे स्कॉटलैंड से। तो कहने का तात्पर्य है, हमें इन चीजों पर फोकस नहीं करना, हमें क्वेश्चन देखना क्या रट सकते हैं। तो हमने तीन चीजें लिखनी है, और तीन चीजें क्या लिखनी है, वन लाइनर क्वेश्चन में, आदर्श वाक्य। आदर्श वाक्य को क्या बोलोगे आप, मोटो। फिर हमने लिखना युद्ध घोष, युद्ध घोष को आप लोग क्या बोलोगे, वॉर कराए। और तीसरा आपने लिखना मार्च सॉन्ग। मार्च सॉन्ग को हिंदी में जो भी लिखना होगा, आप मार्च सॉन्ग लिख दो, समझ ही जाओगे। ठीक है, तो पहले तीन चीज। ठीक है, कुमाऊं रेजिमेंट का आदर्श वाक्य, कुमाऊं रेजिमेंट का आदर्श वाक्य लिख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद क्या बोला होगा मैंने, युद्ध घोष, युद्ध घोष का आप लोग वार कराए बोलेंगे। और उसके बाद आप लिख लीजिए मार्च गीत, मार्च। किसी को दिक्कत तो नहीं हिंदी मीडियम वाले को? ठीक है ना, यही तो बोलेंगे हिंदी में ना, अंग्रेजी वाले अपने हिसाब से देख लेंगे। मैंने बता दिया, इसको मोटो कहेंगे, युद्ध घोष को वॉर कराया कहेंगे, मार्च सॉन्ग तो मैंने लिखा है अंग्रेजी में। ठीक है, लिख लीजिए क्या होता है इनका आदर्श वाक्य।
इनका आदर्शवाद क्या होता है? पराक्रमे विजेते। क्या होता है? पराक्रमे विजेते। आपने देखा होगा आपके साथ कोई कुमाऊनी भाई होगा, इंस्टाग्राम में ऐड हुआ होगा, वो फौज में भर्ती होगा, तो उसका इंस्टाग्राम की जो प्रोफाइल होती है वहां पे लिखा भी रहता है पराक्रमे विजेते। ठीक है। गढ़वाल रेजिमेंट का क्या है? युद्धकृत निश्चय, ऐसा लिखा था, युद्धकृत निश्चय, ऐसा कुछ रहता है गढ़वाल रेजिमेंट का। आप बहुत सारे लड़कों के इंस्टाग्राम आईडी में देखना, लड़कों ने लिखा रहता है ऐसा, जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, छोटे बच्चे फौज की तैयारी करते हैं, उन्होंने लिखा भी रहता है। बाकी गढ़वाल रेजिमेंट का क्या, वो तब देखेंगे। अभी हम कुमाऊं रेजिमेंट पढ़ रहे, तो इनका क्या? पराक्रमे विजय थे। पराक्रमी क्या देगी आपको? विजय देगी। तुमने क्या लिखा अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल में? ऐसा लिखता नहीं है कि फर्स्ट कराए इतने दिन, पहला बर्थडे इतने दिन, केक मर्डर, केक कटिंग, ऐसा लड़कियों का रहता है ना कुछ, ऐसा रहता नहीं कुछ लिखा रहा है किसी ने, वो लिखा रहता है किसी को पहाड़ों में घूमना पसंद होता है, तो कैसे कुछ अंग्रेजी में कुछ बोलते जो पहाड़, उसके पीछे फाइल फिल करके नहीं आता, होडोफिल नोडोफिल ये सब फिल। किसी को समुद्र देखना पसंद है तो समुद्र फिल कर देगा, कुछ लिखा आता है ना अंग्रेजी में। वह व्यक्ति जिसको समुद्र देखना पसंद है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं आते। वह व्यक्ति जिसे पहाड़ पसंद है, वह व्यक्ति जिसे सनसेट पसंद है, किसी को सनराइज पसंद होता है, तो कुछ वर्ड बोलते हैं ना उनके लिए, लिखा रहता है ना लोगों ने इंस्टाग्राम, देखा तुमने ऐसा? तो तुम लोगों को स्टॉक करते रहते हो मतलब है। तो पराक्रम में विजय थे, युद्ध घोष लिखेंगे, वॉर कराए। अभी तो बताए वॉर कराए क्या है? जय माँ काली, ठीक है। या बोल जय माँ काली, ऐसे बोलते, बोल जय माँ काली, जैसे बोलो बोल बद्री विशाल की जय, बोल माता काली की जय। क्या लिखोगे? जय माँ काली, या जय हाट कालिंका माता, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं। जो जय माँ काली है, ठीक है, जय माँ काली है, ये किस मंदिर से प्रेरित है? हमने देखा हाट कालिंका मंदिर है ना, तो हाट कालिंका मंदिर कहाँ है अगर प्रश्न बनेगा तो? हाट कालिंका मंदिर, तो ये गंगोली हाट में है। अब गंगोली हाट खुद कहाँ है? पिथौरागढ़ में है ना गंगोली हाट। हाटकालिंग का मंदिर अगर तुमने देखा नहीं है, तो मैंने डिस्ट्रिक्ट सीरीज में बताया भी होगा फोटो से, और तुम गढ़वाली हो तो तुम शायद से पिथौरागढ़ नहीं गए हो। मैं जब वहां गया था, तो हाटकालिंग का मंदिर और उत्तराखंड का जो हमारे पौड़ी में तारकेश्वर मंदिर, इन दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है, लुकिंग वाइज देखने लायक। वहां भी देवदार के पेड़ है, उनको भी देववन घोषित किया गया है। वहां भी मेन रोड से जब पैदल पैदल नीचे के लिए जाया जाता है मंदिर में, तो तारकेश्वर में भी ऐसे नहीं जाते नीचे नीचे पैदल के लिए, तारकेश्वर में जाते तो दोनों तरफ बहुत सारी घंटियां बंदी होंगी, घंटी बजाते बजाते वहां भी सेम ऐसी घंटी बजी होगी, घंटियां बजाते बजाते बजाते। बस ऐसा है कि हाटकाली का मंदिर में बहुत सारे मंदिर छोटे छोटे बना रखे, अलग 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 मंदिर नहीं बनते, जैसे मंदिर तो एक ही, जैसे सिद्धवली मंदिर तो एक है, दुनिया भर के मंदिर नहीं अलग अलग। तो वहां पे लिखा होगा 19 कुमाऊं रेजिमेंट, 18 कुमाऊं रेजिमेंट, 4 कुमाऊं रेजिमेंट, किसी बड़े अफसर का नाम उनकी याद में, या उन्होंने, या इसने ऐसे ऐसे। तो वहाँ बहुत सारे फौजियों का नाम, बहुत सारे रेजिमेंट्स का नाम आपको मंदिर के अंदर दिखता हुआ, मतलब मंदिर बनाया हुआ दिखता है। ठीक है। तो जैसा जैसा आप तारकेश्वर मंदिर को सोच पा रहे हो, क्योंकि वो तो तुम सबने देखा है, समझ लो ऐसे ही हाटकालिका माता मंदिर। ठीक है। अब मार्च सॉन्ग क्या है? अच्छा मार्च सॉन्ग बताओ, गढ़वालियों का क्या है? बड़े चलो गढ़वालियों, तो कुमाऊनी का है बेड़ू पाका 12 मासा। ठीक है, तो क्या है? बेड़ू पाव को 12 मासा। आपका होमवर्क है ऑनलाइन, अगर मैं इसे अपलोड करूंगा तो आपने कमेंट करना है कि बेड़ू का साइंटिफिक नेम क्या है। परसों कापल का आया था ना, उससे पहले चीड़ का भी आया था, देवदार का भी आया था। ठीक है, तो आपको ये बात पता करनी है। ठीक है, तो बेड़ू पाव को 12 मासा लिख लेना कि बेड़ू क्या पाकता है? बारह। तुम्हारे गांव में होता है किसी के गांव में बेड़ू? देखा किसी ने बेड़ू देखा है? कैसा होता है? ये कैसा आंसर है? काला। मुझे तो ऐसा लग रहा है तू कमेंट मार रही है। हैं? तू पिटेगी मेरे हाथ से। बताओ कैसा होता है बेडू, किसी ने देखा? और बताओ कुछ और पहचान बताओ, काला होता है यार ये तो। हाँ, जैसे ये बोल रहा है तिमले के जैसा होता है। हाँ, ऐसा होता है बेडू। ये बेडू इसे की नीचे, देखो तिल बेडू। ठीक है, इसको खाते भी है। ठीक है, मगर हमारे गांव में तो होता नहीं है। क्या होती है? खाने के बाद क्या हो जाते हैं? पीठ पर दाने होते हैं, जीभ पे दाने हो जाते हैं, पता नहीं भाई। ज्यादा तो कुछ भी नहीं खाना चाहिए, दारू तो खूब पीते रहा तब नहीं हो रहा है। ठीक है। बेडू एक पेड़ है, बेडू एक फल है ना। नॉर्मल गाय के लिए काटते ना घास वास साइड से, तो इसमें बीज होते थे, इनको इंसान भी खा लेता है। हमारे गांव में तो होते नहीं है, सामान्यता है, पर तुम्हारे किसी न किसी के गांव में होते होंगे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। आपने बस बताना है मुझे कल कि बेडू का साइंटिफिक नेम क्या है। किसी को तो पता नहीं है, बुक तुम्हारे पास है नहीं, तो गूगल में लिखना, ठीक? गूगल खट बताएगा, उसे लिख देना, ऐसा नहीं कि मोबाइल खोल के भी बता दो। ठीक है। बेडू पाको।
क्योंकि इसके आगे वाली लाइन क्या है, नरण कपल पाका चैता, ऐसे कुछ भी हुई ना। कापल तो कब, चैत के महीने में, ऐसे चैत के महीने में तो नहीं पकते कपल। कापल तो आजकल पक रहे ना। आजकल कौन सा महीना है? मार्च से कापल पकने क्या पता स्टार्ट हो जाते होंगे या लगने शुरू हो जाते होंगे। जेठ महीना है ना। ठीक है, ठीक। बाकी वो याद कर लेना भाई। चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादो असुद कार्तिक, वो काम है। फिलहाल आपको इसको याद रखना है, बेड़ू पाकू बारह मासा किसका मार्च सॉन्ग है भाई? कुमाऊं रेजिमेंट। अब आगे लिखते हैं। अभी तक हमने कुमाऊं रेजिमेंट का थोड़ा हिस्ट्री देखा और थोड़ा उनके ये तीन क्वेश्चन देखे, क्योंकि ये फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में टपका हुआ था यहाँ से गढ़वाल रेजिमेंट का क्वेश्चन। तो हमने ये तीन क्वेश्चन लर्न करे। अब कुमाऊं रेजिमेंट के बारे में और भी फैक्ट होंगे। कुमाऊं रेजिमेंट मैंने सैटरडे के पेपर में भी दिया था कि पहली ऐसी रेजिमेंट है जो सियाचिन ग्लेशियर गई थी। कुमाऊं रेजिमेंट पूरे देश की पहली ऐसी रेजिमेंट है जिसे सबसे बड़ा अवार्ड मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा के रूप में। गढ़वाल रेजिमेंट के पास भी एक ऐसी रिकॉर्ड है। गढ़वाल रेजिमेंट पूरी देश की ऐसी एक रेजिमेंट है जिसके पास सबसे ज्यादा अवार्ड है। दो दो विक्टोरिया क्रॉस, महावीर चक्र, ये जो चक्र होते हैं ना, मतलब दुनिया भर जो सेना मेडल, शौर्य मेडल, अति विशिष्ट मेडल, है ना। तो ये दुनिया भर के अवार्ड, सबसे ज्यादा अवार्ड प्राप्त करने वाली फौज है गढ़वाल रेजिमेंट। ठीक है, बस जब गढ़वाल रेजिमेंट देखेंगे तब देख लेंगे। कुमाऊं रेजिमेंट के भी अपने अपने कुछ रिकॉर्ड है, तो अब उन तथ्यों पे बात करते हैं। अदर फैक्ट अबाउट कुमाऊं रेजिमेंट। ठीक है, कुमाऊं रेजिमेंट के अन्य तथ्य, अदर फैक्ट अबाउट कुमाऊं रेजिमेंट, लिखना शुरू करेंगे पहली बात। ठीक है, पहला, कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध में कुमाऊं रेजिमेंट की, किस कुमाऊं रेजिमेंट ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो कारगिल युद्ध में पहली कुमाऊं रेजिमेंट ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो निम्न में से कारगिल युद्ध में कौन सी कुमाऊं रेजिमेंट गई थी या कौन सी कुमाऊं बटालियन गई थी, ऐसा कुछ क्वेश्चन बनेगा तो आप क्या बोलेंगे? कारगिल युद्ध में कौन गई थी? पहली कुमाऊं रेजिमेंट या पहली कुमाऊं बटालियन, बटालियन लिखोगे तो ज्यादा उचित रहेगा। अच्छा, मेरे को ये बताना है, उत्तराखंड ग्रुप सी का प्रीवियस पेपर है। ठीक है, सामान्यतः ऐसा क्वेश्चन आते ही नहीं है, मगर कई बार उत्तराखंड ग्रुप सी क्वेश्चन पूछ लेता है अचानक से कि कब कौन सा दिवस मनाया जाता है। दो चार दिन पहले भी हमने एक पेपर सॉल्व करा था, उसमें भी दिवस पूछे गए थे। एक बार उत्तराखंड ग्रुप सी का पेपर देख ले, सागर दिवस पूछा गया है, महासागर दिवस। उत्तराखंड के ही पेपर में गौरैया दिवस पूछा गया है। पीपीडीओ उपीडीओ के पेपर में तो रेडियो दिवस भी पूछा गया है, रेडियो। ठीक है ना। एक अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आता है, वो भी पूछा गया है। अब मेरा तो क्वेश्चन ये है ही नहीं, मेरा क्वेश्चन है कारगिल विजय दिवस, ये भी उत्तराखंड के पेपर में पूछा गया। ठीक है, तो ये है 26 जुलाई, है ना। ये भी ग्रुप सी के पेपर का क्वेश्चन है। तो कई बार आ जाता है अचानक से कुछ भी क्वेश्चन, जैसे परसों यहाँ आ गया, चंद्रवंश के संस्थापक कौन है। कुछ कुछ क्वेश्चन आ ही जाते हैं ऐसे, तो कुछ भी। तो कारगिल युद्ध में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, कारगिल डे कब मनाया जाता है भाई? 26 जुलाई को। इसके अलावा जो सैटरडे को आपको क्वेश्चन दिया था, सियाचिन, सबसे मुश्किल पोस्ट जो मानी जाती है वो लगभग लगभग सियाचिन की मानी जाती है। सबसे अधिक ऊंचाई पर भी है, बहुत माइनस में वहां पे टेम्परेचर वगैरह होता है। तो सियाचिन पे जाने वाली पहली फौज। अरे जब सियाचिन पे हमने चढ़ाई चढ़ी होगी तो कभी ना कभी तो पहली फौज, अब तो सियाचिन में फौज रहती है ना। सियाचिन में फौज रहती है तो कभी ना कभी तो कोई फौज गई होगी पूरे भारत में। सियाचिन का रास्ता सिर्फ कुमाऊं वाले और गढ़वाल वाले थोड़ा ना कर रहे, पूरे भारत वाले करेंगे ना, भारत की फौज करेगी। पर कभी ना कभी अलग अलग ड्यूटियां लगती होंगी ना वहाँ। तो पहली बार कुमाऊं रेजिमेंट को मौका मिला था सियाचिन जाने। रीजन बिहाइंड दैट कि पहाड़ी क्षेत्रों का नॉलेज यहाँ के बच्चों को, यहाँ के युवाओं को है, तो पहाड़ी क्षेत्र में जाना, बर्फ में रहना, खाना पीना, ये सारी चीजें। तो कौन गई थी? कुमाऊनी रेजिमेंट। कौन सी कुमाऊं भाई? परसों पेपर में दिया था, 19 को। सैटरडे के पेपर में शायद ये तो दिया था शायद से मैंने, अगर नहीं दिया होगा तो याद कर लेना। सियाचिन में ड्यूटी करने वाली या सियाचिन में तैनाती देने वाली पहली बटालियन भाई कौन है? 19 कुमाऊं बटालियन। उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश में पहली बार तो गए होंगे ना कभी ना कभी। अच्छा, पता है इसके पीछे भी रीजन क्या है? बहुत बड़ी कहानी है। जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, बड़ा सिनेरियो है। ये हल्की सी कहानी में तुम्हें सुना देता हूँ। थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, पर मैं ज्यादा जीके में नहीं घुसूंगा। बस आप इस बात को समझने का प्रयास करें। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो देश अलग अलग देसी रियासतों में बटा था, और देसी रियासतों को एक करने का श्रेय जाता सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। आयरन मैन तो कहते ही हैं, ये क्वेश्चन तो बचपन में आते थे निकनेम। उन्होंने भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, एकीकरण करने के। फिर भी आपने सुना होगा 3 देश रियासतें ऐसी थी जो मिली नहीं थी। उनमें से एक पटवारी का पेपर आप डाउनलोड कर लेना, हैदराबाद रियासत के बारे में पूछा गया था कि हैदराबाद रियासत को भारत में कब शामिल किया गया था। एक हैदराबाद था, एक जूनागढ़ था, और एक कश्मीर था। एक था कश्मीर रियासत। आजादी के बाद इनके पास ऑप्शन था, अंग्रेजों ने दे रखा था कि जो देश रियासत भारत में शामिल होना चाहती हो सकती है,
जो पाकिस्तान में शामिल होना चाहती है हो सकती है, और जो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहती है रख सकती है। और कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। हरि सिंह कैसे लिखेंगे? तो हरि सिंह भी ना पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे ना हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहते थे, ये स्वतंत्र रहना चाहते थे। ठीक है। अब जो कहानी हमको सुनने के लिए देखने के लिए मिलती है, तो पाकिस्तान वालों के इस पे गंदी नजर थी कि कश्मीर को हम भी हड़प लेंगे, और पाकिस्तान वाले कश्मीर को ही हड़पने के चक्कर में अपने कबीलाई जो भी बोलते उनको भेजा था, यहाँ पे मारपीट लूटपाट ये सारी चीजें करने लग गई थी। ठीक है। रीजन ये था कि राजा तो हिंदू है हरि सिंह, मगर वहां की जनता काफी हद तक मुस्लिम भी थी। और नॉर्मल नॉर्मल बोल बाल भाषा में हमने ये सुना है कि मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना था और हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान बना था, ऐसा सुन देते हैं हल्की फुल्की भाषा में। ठीक है। तो हमको ये देखने के लिए मिला था कि पाकिस्तान वाले चाहते थे कि जब यहाँ मुस्लिम है तो इसको भी हमको ही मिलना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने जैसे अटैक किया इस पे, तो राजा हरि सिंह उनको झेल नहीं पाया। और राजा हरि सिंह ने बोलते हैं, एक फोटो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं गूगल में, वहां पे एक साइड सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजा हरि सिंह, गांधी जी ऐसे लोग बैठे हुए देखने के लिए मिलते भी हैं कि क्या क्या मामला आता है ना। तो राजा हरि सिंह मदद मांगता है इंडियन गवर्नमेंट से कि हमारी मदद करो। तो इंडिया वाले बोलते हैं हम तुम्हारी मदद कर नहीं सकते, क्योंकि जब अंग्रेज बंटवारा करके गए थे तो तुम लोगों को स्वतंत्र बताया गया। क्या बताया गया? स्वतंत्र। और तुम्हारे साथ पाकिस्तान वालों की लड़ाई हो रही, तो हम बीच में क्यों पड़े? तो स्वतंत्र हो। तो तुम ऐसा करो, तुम हमारे साथ शामिल हो जाओ, और जब तुम हमारे साथ शामिल हो जाओगे तो तुम भी किसके हो जाओगे? हमारे। तब तुम्हारा पूर्ण किसका हो जाएगा? हमारा। तब हम अपने पूर्ण के लिए तो लड़ाई कर सकते हैं। तब राजा को ऐसा नहीं आता कि कश्मीर के विलय पत्र पे किसने हस्ताक्षर किए थे? तो राजा हरि सिंह ने किए थे। तो राजा हरि सिंह मरता क्या नहीं करता, ऐसा सुना होगा आपने। तो राजा हरि सिंह बोलता है कि ठीक है भाई, हम भारत में क्या हो जाएंगे? शामिल। और जब इसने हस्ताक्षर कर दिए भारत पे शामिल होने के लिए, अब भारत ने अपनी फौज जम्मू कश्मीर, नहीं तो जम्मू कश्मीर में हमारी फौज नहीं थी, मतलब आजादी के बाद वाली हमारी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में किसकी फौज रही? राजा हरि सिंह की। और राजा हरि सिंह की फौज को कौन मार रहे थे? पाकिस्तानी। तो इसने मदद मांगी इंडियन से, तो इंडिया वाले बोले हम बीच में क्यों पड़े, तो ऐसा शामिल कर, तो हमारे साथ शामिल हो जाए। उसने कहा भाई शामिल हो जाएंगे। और जब वो हमारे साथ शामिल हो गया तो फिर वो किसका हो गया? हमारा। और तब यहां से क्या गई थी वहां, ये तो सियाचिन भी जाने का मौका कैसे मिलता, बताओ, जाने का मौका मिलता। तो तब वहां तैनाती दी गई थी, और इसी तैनाती में बंटवारे के बाद जो सिस्टम है, मेजर सोमनाथ शर्मा की भी ड्यूटी लगी थी, डी कंपनी। और मेजर सोमनाथ शर्मा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के एयरपोर्ट को बचाते बचाते क्या हो गए थे? शहीद। अब बाद में उनको देश में पहली बार मरणोपरांत क्या मिला था? परमवीर चक्र, सेना में दिया जाने वाला सबसे बड़ा। समझ में आ रही बात आपको? तो हल्की फुल्की कहानी आती है यहाँ पे ऐसी। ड्रामा क्रिएट हो गया था ना स्टार्टिंग में। आजादी के दिन तो हमने देखे नहीं है, जितना जितना हमको किताबों में इंटरनेट के सोर्स से मिलता हम उतनी बातें बता सकते हैं ना। तो फिलहाल हमको क्या बात पता चली, दो क्वेश्चन तो हमने वन लाइनर देख लिए, हमें भी यही तो क्वेश्चन देख रहे हैं, अदर फैक्ट अबाउट कुमाऊं रेजिमेंट, है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। दो रेजिमेंट है, 13वीं और 15वीं। अगला फैक्ट, 13वीं कुमाऊं और 15वीं कुमाऊं बटालियन को भारतीय सेना में क्या कहा जाता है? वीरों का। अगला फैक्ट ये वन लाइनर फैक्ट, कुमाऊं की 13 बटालियन और 15 बटालियन, या 13 कुमाऊं और 15 कुमाऊं को क्या बोला जाता भारतीय फौज में? वीरों का वीर। तो ये वाला फैक्ट आपको याद रखना, वीरों का वीर कहा जाता है। किसको वीरों का वीर कहा जाता है? 13वीं और 15वीं कुमाऊं बटालियन। ठीक है। एंड लास्ट वन लाइनर फैक्ट क्या होगा? लास्ट वन लाइनर फैक्ट है 8 अप्रैल, लिखिएगा 8 अप्रैल 1961। सर 8 अप्रैल 1961 की कौन सी डेट है, क्या इंपॉर्टेंट है? 1961 में तो हम आजाद हो गए होंगे। ठीक है। आजादी की बात की बात है ये। और आजादी की बात 1961 में हमारा राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति है कि नहीं है? ठीक है। 62 तक रहे थे लगभग लगभग, उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन बन जाते हैं, और उनके टाइम पे क्या लग जाती? इमरजेंसी, क्योंकि 62 में किसके साथ लड़ाई हो जाती? चीन के साथ। ठीक है। और चीन के साथ युद्ध में भी कुमाऊं रेजिमेंट का एक बहुत वीर बहादुर शहीद हुआ था, मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह भी तो कुमाऊं रेजिमेंट के थे, 13 कुमाऊं रेजिमेंट के थे। और वो किस युद्ध में शहीद हुए हैं? चीन के साथ। और मेजर सोमनाथ शर्मा किस युद्ध में? वो बंटवारे के दौरान जो इधर से उधर लड़ाई झगड़ा हो रहा था, जम्मू कश्मीर वाला विवाद, वो श्रीनगर एयरपोर्ट। ठीक है। अभी उनके बारे में लिखूंगा इंडिविजुअली, बट अभी मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, पहले सुन के ये रहता कि बाद में चीजें याद हो जाए। तो 8 अप्रैल 1961 को देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा कुमाऊं रेजिमेंट को क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। ठीक है। लिखा रहता कि कलर प्रदान किया था। ठीक है। कलर मतलब क्या होता है पता है?
तो इसलिए चुपचाप लिख दिया कि सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसलिए तो लिख दिया चुपचाप सम्मान। कल मैं बोलता कलर प्राप्त किया, अगर कोई बोलता कलर मतलब क्या, नीला रंग, पीला रंग, क्या क्या, तो चुपचाप क्या करना है? कलर का मतलब सामान्यतः ये होता है कि उनको झंडा दिया गया था। अभी तो वर्तमान में क्या होता है कि हर एक फौज का अलग अलग झंडा होता है। गढ़वाल राइफल का भी एक अलग झंडा होगा और कुमाऊं रेजिमेंट का भी अलग झंडा होगा। मगर उस समय तो कुमाऊं रेजिमेंट थी, तो राजेंद्र प्रसाद द्वारा उनको कलर प्रदान किया गया था। जहां तक मुझे लगता है, शायद मैं इसमें गलत भी हो सकता हूं, तो उनको उनका तिरंगा बोल रहा मैं, उनको एक अलग उनका क्या दिया गया था, झंडा दिया गया था। लिखा रहता ना किताब में, उनको कलर प्रदान किया गया था। बाकी कोई ये फौज वाला ही भाई बता पाएगा कि क्या दिया गया था। मैं मुझे ऐसा लगता है कि उनका अलग ही झंडा बन जाता ना। अब तो अलग अलग रेजिमेंट के सबके अलग अलग झंडे हैं ना, तो ऐसा ही तो उनका झंडा दिया गया था 1961। हो सकता है कि कलर का मतलब कुछ और भी होता होगा। आप इतना लिख लीजिएगा कि राजेंद्र प्रसाद द्वारा सम्मानित कब किया गया था, या राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित कब किया गया था। अगर क्वेश्चन ये भी आएगा कि राष्ट्रपति ने कलर कब प्रदान किया, तो कर तो दोगे आप, है ना। बात एक ही होगी, सम्मानित कलर प्रदान किया गया था, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने वन लाइनर फैक्ट पढ़े। कारगिल युद्ध में पहली कुमाऊं रेजिमेंट, सियाचिन में 19वीं कुमाऊं रेजिमेंट, अबीरों का बीर 13वीं और 15वीं कुमाऊनी रेजिमेंट, और ओवरऑल कुमाऊं रेजिमेंट को 1961 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा कलर प्रदान किया गया था। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, जाने इतनी बातें। तो हमने कुमाऊं रेजिमेंट के आदर्श वाक्य मोटो ये भी देखे, कुमाऊनी रेजिमेंट का इतिहास भी देखा, और कुमाऊं रेजिमेंट के कुछ अदर फैक्ट जो उन्होंने महत्वपूर्ण काम किए वो भी देखे। अब लिख लेंगे कुमाऊनी सेना का वीर, मतलब कुमाऊं फौज में वीर कौन है। और दो ही वीर तो हुए थे मेनली, कुछ वीर तो सब ये जो फौज में जा रहा है, मगर दो नाम हमको बहुत अच्छे से याद करने। और कौन से दो नाम होंगे? मेजर सोमनाथ शर्मा और मेजर शैतान सिंह। किसी मेरे दोस्त को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आज हेडिंग डालेंगे मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा। फौज में मिलने वाला जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो कौन सा है? परमवीर चक्र। पहली बार पूरे देश में किसी रेजिमेंट को मिला तो कुमाऊं रेजिमेंट को मिला। अब पहली बार देश में किसी फौजी को मिला तो किसको मिला? मेजर सोमनाथ शर्मा जी को मिला। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा भाई मेजर सोमनाथ शर्मा जी कौन सी कुमाऊं रेजिमेंट से रिलेटेड थे? तो फोर्थ तो कुमाऊं से थे। पहला पॉइंट तो यही आएगा कि मेजर सोमनाथ शर्मा थे तो कौन सी रेजिमेंट से रिलेटेड थे, तो हम क्या बोलेंगे? फोर्थ तो कुमाऊं रेजिमेंट से रिलेटेड थे। ठीक है, किताबों में या आप बहुत सारी जानकारी जब जुटाते हो नोट्स बनाने के लिए, तो एक सामने ये भी देखने के लिए मिलता है। हर चीज में मैं नहीं बता पाऊंगा कि क्या है, मगर ये डेल्टा कंपनी के थे, डी कंपनी के थे ना। तो फौज में होता ना अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा। तुम्हारे भाई बहन होंगे ना, एक कोई नीला कपड़ा पहनता, कोई सफेद पहनता ट्रेनिंग के दौरान, तो बोलते ना अल्फा, ब्रावो, चार्ली और डेल्टा। तो एबीसीडी हो गया। तो ये कौन सी कंपनी के थे? डेल्टा कंपनी। तो बोला जाता है कि कौन सी कंपनी के थे? डी कंपनी के थे। ठीक है, इनकी ड्यूटी कहाँ लगी थी? श्रीनगर में लगी। ठीक है, बहुत अदम्य साहस दिखाया था, और उसी अदम्य साहस दिखाते दिखाते क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। इसीलिए इनको मरणोपरांत क्या मिला है? परमवीर चक्र। परम है जो वीर, सबसे बड़ा वीर, परमवीर। ठीक है, परमवीर चक्र। परमवीर चक्र पहली बार, हाँ, पूरे देश में भी पहली बार, कुमाऊं रेजिमेंट भी पहली बार, तो ध्यान रखना परमवीर चक्र मिला। ठीक है, और किधर मिला, कहाँ लड़ रहे थे? जम्मू में। या जम्मू ना लिख के आप लिखेंगे श्रीनगर, श्रीनगर एयरपोर्ट को बचाने के लिए। अपने 90 सिपाहियों के साथ मोर्चा पे थे यहाँ पे, इनको मदद करने के लिए। सिखलाई भी नीचे से जा रही थी, मगर जब तक सिखलाई आती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो बहुत बड़ी वीडियोस कहानियां सुनने के लिए मिलती है। फिलहाल हमको एग्जाम क्रैक करना है। तो मेजर सोमनाथ शर्मा जी फोर्थ कुमाऊं रेजिमेंट से रिलेटेड थे, और इनको पहली बार क्या मिला है? परमवीर चक्र मिला। ये किधर शहीद हुए थे? तो श्रीनगर में शहीद हुए थे। और कब हुए थे? बंटवारे के दौरान, या जब जम्मू कश्मीर हमारे साथ शामिल होता 1947 के अप्रोक्स में। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। दूसरा नाम मेजर शैतान सिंह, दूसरा नाम लिखिएगा मेजर शैतान सिंह, मेजर शैतान सिंह। हटा दिया जाए इसे, इस वाली स्लाइड को हटा दिया जाए। मेजर शैतान सिंह, मेजर शैतान सिंह जी की बहुत खतरनाक खतरनाक कहानियां देखने के लिए मिलती है ऑनलाइन। ठीक है, तो मेजर शैतान सिंह जी कौन सी कुमाऊं रेजिमेंट से रिलेटेड थे? 13 कुमाऊं से। ठीक है, यही तो पूछा जाएगा कौन सी कुमाऊं से रिलेटेड थे ये, तो 13 कुमाऊं से थे। अब मेजर शैतान सिंह जी शहीद हुए थे 1962 में। 1962 कौन सा युद्ध है भाई? इंडो चाइना
वॉर है, ठीक है। इनकी ड्यूटी जो लगी थी, ये कहाँ पे पहरा दे रहे थे? लद्दाख में। लद्दाख में अदम्य साहस दिखाते समय यहाँ पे ये शहीद हुए, ठीक है। और तब इनको कब मिला होगा परमवीर चक्र? मरणोपरांत 1963 में। 1963 में क्या मिला इनको? परम वीर चक्र। तो मेजर शैतान सिंह कौन, देखो मेनली बात तो आपको ये याद रखना है कि सोमनाथ शर्मा जी कौन सी कुमाऊं रेजिमेंट मेरे दोस्त? फोर्थ। और मेजर शैतान सिंह कौन सी कुमाऊं रेजिमेंट मेरे दोस्त? 13। ये याद रखना है आपको बस। और 13वीं और 15वीं रेजिमेंट को क्या कहते हैं? वीरों का वीर कहते हैं। ये पॉइंट आप याद रख लीजिएगा। और ये किस युद्ध में शहीद हुए थे? इंडो चाइना वॉर में। कहाँ इनकी ड्यूटी लगी थी? लद्दाख में इनकी ड्यूटी लगी थी। और 1963 में अगले साल मरणोपरांत इनको क्या मिला है? परमवीर चक्र, जो कि फौज में दिया जाने वाला सबसे बड़ा चक्र है, जो सबसे बड़ा अवार्ड, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये था कुछ डाटा हमें कुमाऊं रेजिमेंट के बारे में देखने था। पढ़ा शायद आपने पहले भी होगा, बट आज हमने बहुत धीरे धीरे पढ़ा है, अब वो याद भी करना है। एक बार क्विक रिवाइज भी करेंगे उसे भी। बट हमने पहले इतिहास देखा, फिर हमने युद्ध घोष वगैरह वगैरह देखे, और फिर हमने उनके कुछ फैक्ट देखे, और फिर हमने कुमाऊं सेना के जो दो बड़े वीर थे उनके नाम देखे, ठीक है। अब वीर तो बहुत सारे, पर सबके नाम लिखना पॉसिबल नहीं है। बुक में जो अवेलेबल रहता है या जिनसे क्वेश्चन बन सकता है, हमें वही देखना। अब एक पॉइंट लास्ट नोट करके लिख दो, और ये उत्तराखंड ग्रुप सी के एग्जाम में देखने के लिए आपको मिल भी जाएगा, पीवाईक्यू अगर आप सॉल्व करो। लास्ट है कुमाऊं रेजिमेंट, उसके बाद हमने एक बार क्विक रिवाइज करना है और देखना है कि आपको क्लास में याद हुआ है या नहीं हुआ। देखो फौज में सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है उसी को तो सेनाध्यक्ष कहते हैं। आर्मी में एक सेनाध्यक्ष भी तो होगा, जो कुमाऊं रेजिमेंट का नहीं, भारत की सभी फौज का सुपीरियर होगा। अब तो उससे बड़ा भी एक नया पद आ गया था, सीडीएस, जो सबसे पहले हमारे उत्तराखंड के पौड़ी के ही बने थे। कौन? बिपिन रावत जी। तो बिपिन रावत जी को तब हम पढ़ेंगे जब हम गढ़वाल पढ़ेंगे। वैसे वो गढ़वाल रेजिमेंट के भी नहीं थे, गोरखा रेजिमेंट के थे बिपिन रावत जी। मगर गढ़वाल ये तो गढ़वाल रेजिमेंट पढ़ते समय पढ़ेंगे ना उनको। समझ में आ रही है आप लोगों की बात? अभी तो आप हेडिंग भी लिखोगे, भारत के जो उत्तराखंड के जो बड़े बड़े वीर थे इनके बारे में आपको देखने के लिए भी मिलेगा। तो आगे आगे, अभी तो हमने पहली क्लास पढ़ रहे शौर्य गाथाओं की, तो शौर्य गाथा की पहली क्लास से आगे आगे देखोगे तो और भी क्लासेस आपको देखने के लिए मिलेगी। तो मैं ये कह रहा हूँ, सामान्यतः सेना का सबसे बड़ा अध्यक्ष सेना अध्यक्ष होता है ना, आर्मी वालों का। फिर नौसेना अध्यक्ष भी होगा नेवी वालों का, और वायुसेना अध्यक्ष होगा एयरफोर्स वालों का। अब फिर वो तीनों की तो किसको रिपोर्ट करेंगे? सीडीएस को। और सीडीएस पे रक्षा मंत्री, और रक्षा मंत्री के ऊपर राष्ट्रपति। क्योंकि तीनों सेनाओं का प्रमुख तो कौन होता है भाई? इस बात से आप सहमत है? तो कुमाऊं क्षेत्र के 3 ऐसे जनरल हुए हैं जो कुमाऊं रेजिमेंट के हैं, मतलब कुमाऊं क्षेत्र के नहीं, कुमाऊं रेजिमेंट के। अब कुमाऊं रेजिमेंट के होने के बाद वो सेना अध्यक्ष बने। तो कुमाऊं रेजिमेंट के कितने बंदे सेना अध्यक्ष बने हैं? 3 है कुमाऊं रेजिमेंट से रिलेटेड, और अपने अपने टाइम पे पूरी फौज का, पूरी भारत की फौज का सेना अध्यक्ष भी बने थे। तो कितने लोग हैं वो? 3। थिमैया सर, रैना सर, सुना है आप सब लोगों ने उनका नाम, उनके नाम लिखने। थोड़ा बहुत अगर आप याद कर सकते हैं तो कब से कब तक अगर ये याद कर लिया आपने तो सोने पे सुहागा। नहीं तो कम से कम इतनी बात तो पता होनी चाहिए कि कुमाऊं रेजिमेंट के कितने वीर योद्धा सेना अध्यक्ष भी बने। और सेना अध्यक्ष का मतलब क्या है? फौज का सबसे बड़ा पद। वर्तमान में तो फौज का उससे बड़ा पद भी आ गया है, सीडीएस। मगर सेना अध्यक्ष बने कितने? बने भाई 3। तो आप उनके नाम लिख लीजिएगा, तो नोट करके लिख लीजिएगा। कुमाऊं रेजिमेंट ने भारतीय सेना को 3 सेना अध्यक्ष दिए हैं। कुमाऊं रेजिमेंट ने भारतीय सेना को 3 सेना अध्यक्ष दिए। सिंपल क्वेश्चन आएगा भाई कि कुमाऊं रेजिमेंट से कितने सेना अध्यक्ष मिले हैं भारतीय सेना को, तो हम क्या बोलेंगे मेरे भाइयों? 3 मिले। लिख लीजिएगा दोस्तों पहले नाम। अच्छा किसी को याद है कुछ तो बताओ। या तो मैंने अभी खुद ही बता दिया था, 2 नाम तो मैंने बोल दिया था, पर रहना जी थोड़ा ना बने थे पहले। लिखेंगे जनरल एस एम श्री नागेश। जनरल एस एम श्री नागेश साउथ इंडिया के नाम है ना, मतलब इधर उधर जगह के नाम है ये। तो अजब आगे से मतलब अलग अलग बड़े बड़े नाम है उनके, तो आप श्री नागेश याद कर लीजिएगा। श्री नागेश। क्या बोला? एस एम श्री नागेश। लगभग 1955 से लेके 1957 तक इन्होंने भारतीय सेना की कमान संभाली थी, एस एम श्री नागेश, ठीक है। वैसे भी हम हिंदी पढ़ते हैं ना, तो श्री गणेश का विलोम होता है इति श्री। तो शुरुआत करनी थी तो श्री गणेश, है ना। तो श्री गणेश तो नहीं है, पर श्री नागेश है ना। असलियत में श्री गणेश का विलोम होता है ना इति श्री। श्री गणेश का मतलब ही शुरू होता है करना। तो आप श्री गणेश भी याद कर लोगे तो पेपर में नहीं आएगा श्री गणेश, श्री नागेश, श्री, है ना। और फिर भी याद कर लेना कि श्री से आप याद कर ले। पहला सेना अध्यक्ष
जो कुमाऊं रेजिमेंट से रिलेटेड है, हम क्या बोलेंगे, एस एम श्री नागेश। अब भाई जी ये कब से कब तक रहे थे, 55 से लेके 57 तक रहे थे। नेक्स्ट लिखेंगे जनरल के एस थिमैया, थी मैया, जनरल के एस थिमैया, जनरल के एस थिमैया। ये जस्ट इन्हीं के रिटायरमेंट के बाद बन गए थे। 1957 से लेके 1961 तक रहे थे। 1957 से लेके 1961 तक रहे थे जनरल के एस थिमैया, के एस थिमैया। ठीक है। और अगले साहब तो रैना तो सुना, क्रिकेटर्स, रैना का नाम तो सुना ही है ना आपने, सुना है रैना क्रिकेटर, क्या खेलता, बैट बॉल, कौन सी टीम में था? ये कहता है रैना को तो जानते हो ना कि नहीं जानते? आजकल कमेंट्री कर रहा है भाई, परसों बोल रहा था कि विराट कोहली को भारत रत्न मिलना चाहिए ऐसा कुछ बोल रहा था। कमेंट्री करता तो धोनी की तारीफ करता रहता भाई। चलो लिखे जनरल टी एन रैना, जनरल टी एन रैना। सुरेश रैना को नहीं जानते होगे तो समय रैना को तो जानते होंगे तुम। सुरेश रैना नहीं तो समय रैना को तो सभी जानते हैं ना भाई। भाई का भी कमबैक होने वाला है। ठीक है। तो जनरल टी एन रैना, तो ये 1975 से लेके 1978 तक भारतीय सेना के सेना अध्यक्ष बन चुके, 75 से लेके 78 तक। तो कुमाऊं रेजिमेंट ने भारतीय सेना को कितने सेना अध्यक्ष दिए भाई, 3। याद आपको पहले भी से था, श्री नागेश, नागेश जी के बाद क्या आएगा, थिमैया, और थिमैया के बाद क्या आएगा, रेना। तो ये पॉइंट आपको याद करना। ठीक है। अब बाकी दो नाम हमने वीर शहीदों के देखे, मेजर शैतान सिंह जी और मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा पूरे देश में पहले ऐसे शहीद है जिनको क्या मिला है, देश का सबसे बड़ा शौर्य सम्मान, जिसका नाम है परमवीर चक्र। बाकी कारगिल युद्ध में कौन सी फौज गई थी भाई, फर्स्ट कुमाऊं। और सियाचिन में कौन सी गई थी, 19वीं कुमाऊं। और 13वीं और 15वीं को क्या कहा जाता है, वीरों का वीर। और 13वीं का कौन है, शैतान सिंह। और फोर्थ का कौन है, सोमनाथ शर्मा। और 8 अप्रैल 1961 को राजेंद्र प्रसाद आर्य ने क्या किया, प्रदान किया गया था, सम्मानित किया गया था, या आप लिख सकते कलर प्रदान किया गया था। असलियत में कलर क्या होता है, एक्चुअल में ज्यादा जानकारी तो नहीं है सच बोलूं तो, बट मुझे लगता है कि ये उनका अपना पर्सनल झंडा है। अलग अलग रेजिमेंट का अलग अलग झंडा भी होता है ना, तो वही मुझे ये लगता है। बाकी असलियत में होता है क्या वो तो तब भगवान ही पता करे। ठीक है। आदर्श वाक्य क्या है इनका, पराक्रम विजय थे। पराक्रमी क्या है, विजय है। ठीक है। युद्ध घोष क्या है, जय माँ काली या बोल माता काली की। ठीक है, ये देखने के लिए मिलता है। अब मार्च सॉन्ग क्या है, बेड़ू पाकू 12 मासा। अब बेड़ू का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ये आप कमेंट करके, कमेंट बोल रहा मैं, कल मुझे बताएंगे। फोर्थ ग्वालियर इन्फेंट्री जो बनी थी, वर्तमान में ये क्या बना है, ये सिंधियाओं ने बनाई थी। ये फिफ्थ क्या बन गई, मैकेनाइज इन्फेंट्री बन गई। यहाँ से इंपॉर्टेंट था थोड़ा, स्टार्टिंग से ही देखेंगे उसे, ये वाला। 1788 की पहले डेट आती है, और 1788 में क्या बनता है, एलिसपुर ब्रिगेड। सलावत खां बनाता है, अब बरार के ये नवाब है। ठीक है। और उसी के बाद ठीक 35 साल बाद 1823 की डेट आएगी, और वहां पे बनती है सेकंड एलिसपुर। वर्तमान में फोर्थ कुमाऊं और फिफ्थ कुमाऊं है। अब फोर्थ कुमाऊं का कौन है भाई, मेजर सोमनाथ शर्मा। अब मेजर शैतान सिंह 13 कुमाऊं। याद है आप लोगों की बात है। नेक्स्ट, उसके बाद हमने देखा था 1797 में। 1797 में क्या हुआ था, हैदराबाद की निजाम ने भी हैदराबाद ब्रिगेड बनाई थी। 1897 में कोटद्वार का इलेक्शन बना था। 1897 में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। 1897 में लगभग मोहन सिंह मेहता का जन्म हुआ था। 1897 में ही तुम्हारा नैनीताल का राज्यपाल भवन बनना शुरू हुआ था। 1897 में ही टीरी का घंटाघर भी बना था। तो बहुत सारी चीजें 1897 में, मगर ये 1797। ठीक है। तो 100 साल और पहले 1797 में हैदराबाद ब्रिगेड भी बन गई थी, जो कि वर्तमान में क्या है, सेकंड कुमाऊं है। फिर हमने ये वाला डेट तो काफी अच्छा है भैया, पेपरों में पूछा भी गया, पूछा भी जाएगा। अभी तो डेट लिखा है 23 अक्टूबर 1917, क्योंकि इस समय क्या चल रहा था, वर्ल्ड वार। अब वर्ल्ड वार चल रहा था तो अंग्रेजों को फौज की जरूरत थी। तो कैप्टन लांगर या कर्नल लांगर आए यहाँ, और रानी खेत में उन्होंने यहाँ के बच्चों से मिला के एक टुकड़ी बनाई थी, जिसको उन्होंने नाम दिया था फर्स्ट कुमाऊं राइफल। क्योंकि पहली बार आए वो रानी के, तो पहली बार उन्होंने टुकड़ी बनाई, तो उसका नाम ही क्या रख दिया, फर्स्ट कुमाऊं राइफल। बट एट प्रेजेंट में उसका नाम क्या रखा गया, थर्ड कुमाऊं बटालियन। ये बात आपको याद रखनी। अब बाकी तुमने, ठीक है बात है, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है, वेजाल याद, तो कल पूछूंगा तो आपको याद रहेगा नहीं। ठीक है। तो मलासी जी बताएंगे एक क्वेश्चन, कि पहली बार कारगिल युद्ध में कौन गया था कुमाऊं रेजिमेंट से। 19वीं तो सियाचिन में गई थी। 10वीं तो मैंने लिखा ही नहीं है, 10 का जीरो आगे लगा दे तो क्या बन जाएगा वो? पहली। तो पहली कुमाऊं रेजिमेंट गई थी कहाँ,
कारगिल में। अब फर्स्ट कुमाऊं राइफल किसके द्वारा बनाई गई थी, गरिमा बताएगी। फर्स्ट कुमाऊं राइफल, फर्स्ट कुमाऊं राइफल कर्नल लांगर द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाई गई थी 23 अक्टूबर 1917 को। कहां पे बनाई गई थी, रानीखेत। सुना तूने। तो ये बता दे रानीखेत की स्थापना कब हुई थी। आउट ऑफ सिलेबस आई। कब हुई थी रानीखेत की स्थापना। रानीखेत की स्थापना तब हुई थी जब गांधी जी पैदा हो रहे थे, 1869 में। 1869 में तो गांधी जी पैदा हुए थे ना, 2 अक्टूबर 1869 को, गुजरात के पोरबंदर के कठियावाड़ नामक जगह पे। ऐसा तो तुमने नहीं लिखा निबंध। चलो कोई बात नहीं। तुम्हें जानना याद, अब क्या पूछना तुम्हें ना, ऐसा पूछ देता हूँ मैं कि जो तुम्हें आती याद ही नहीं हो तो फायदा क्या है। तो इसे याद कर लेना, ठीक है। कल हम गढ़वाल रेजिमेंट के अभी 3-4 क्लासेस आएंगे, इसकी गढ़वाल रेजिमेंट पढ़ेंगे। गढ़वाल रेजिमेंट के बाद तो वो क्या होती है, वो सैन्य छावनी अभी देखनी है। और फिर ये आईएमए वगैरह वगैरह इनके बारे में भी देखना है, ठीक है। बाकी 3 सेनाध्यक्ष बने थे कौन कौन। पहला श्री गणेश बोलना है तो श्री नागेश, उसके बाद थिमैया सर, और उसके बाद रैना जी, है ना। आप देख लेना, रैना तो तुम्हारे जमाने का है तो सबसे लास्ट में आएगा ना, नया नया जमाना रैना। और शुरुआत क्या होती है, श्री नागेश। अगर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लगाने के लिए आएगा तो आप देखना, सबसे पहले श्री नागेश, फिर थिमैया सर, और फिर रैना सर। तो आप ऐसा याद कर लेंगे, बाकी आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कलर प्रदान किया गया था 8 अप्रैल को 1961 में, किस राष्ट्रपति के द्वारा, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। कलर का मतलब क्या होता है वो एक्चुअल में पता नहीं, पर मुझे लगता है कोई झंडा ही है, अपना झंडा, ठीक है। बाकी सत्य बच्चन क्या है, सत्य बच्चन कोई ना कोई भाई बता ही देगा कमेंट में, या गूगल गूगल कोई ना कोई करेगा तो मिल ही जाएगा कि क्या होता है कलर का मतलब। फिर किसी फौजी से पूछेंगे तो जरूर बता देगा ना भाई। और क्या पढ़ा था हमने, 1788 से कहानी शुरू हुई थी, वो फोर्थ कुमाऊं रेजिमेंट बनी है। फिर 23 वाली क्या बनी है, फिफ्थ कुमाऊं रेजिमेंट बनी है। सबसे पहले नाम आता सलावत खान का। इन बेसिक बातों को याद रखना, क्या पता क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाए। मैक्सिमम जो चांस है वो कर्नल लांगर वाला पूछा जाएगा। मैक्सिमम चांस है मेजर सोमनाथ शर्मा और शैतान सिंह जी के बारे में पूछा जाएगा। मैक्सिमम जो चांस है वो 3 सेनाध्यक्ष है वो पूछा जाएगा। और मैक्सिमम जो चांस है वो युद्ध घोष वार कराए वो पूछा याद पूछा जाएगा, वो याद करने आप, ठीक है। क्योंकि इससे पहले भी वही पूछा गया है तो आगे भी वही पूछा। बाकी पूछा तो क्या आ जाएगा ये किसी को भी पता, ठीक है।